चैप्टर 71 मगरमच्छ। कितना तेज ऑरा है। जियाओ यी ने अपने दिल में डर को मान लिया और तुरंत महसूस किया कि कमरे का ऑरा बहुत रिच और डरावना था, बाहर से 100 गुना ज्यादा रिच। दोनों तरफ की शेल्फ पर नजर डालने पर मैंने पाया कि ये सभी ऑरा ब्लैक बॉक्स से आ रहे थे। सिर्फ निकलती सांस ने कमरे के ऑरा को इतना मजबूत बना दिया था कि ब्लैक बॉक्स में जरूर बहुत सारे खजाने होंगे। जियाओ यी ने उन्हें एक एक करके खोला। बॉक्स के अंदर बहुत सारे नेचुरल खजाने हैं जो सभी हाई ग्रेड हैं। पिताया, मॉन्स्टर ब्लड यान हार्ट फ्रूट, बोधी सीस, ग्रीन स्पिरिट वाइन। जियाओ यी हैरान और खुश था। हर बॉक्स में ज्यादातर 4 रैंक वाले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने हैं। उनमें से कुछ ग्रेड 3 के हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आम सामान नहीं है, बल्कि कुछ रेयर और अजीब इफेक्ट हैं। पेयुआन जुगुओ 10 पूरे। जियाओ यी बहुत खुश हुआ। यहाँ के रिच ऑरा से मैं जल्दी से खराब मैन वेन को ठीक कर पाऊंगा। उसके बाद मैं गोल्डन वेन की गोली को रिफाइन करके निगल सकता हूँ। जियाओ यी ने अपने दिल में सोचा। पहली बार उसे लगा कि पागल खून वाले रहस्यमय राजा की गुफा में आना सही था। बीच में फ्यूटन को देखकर जियाओ यी मुस्कुराया और वहां बैठकर प्रैक्टिस करने का प्लान बनाते हुए चला गया। जैसे ही वह बैठा, एक और ज्यादा तेज ऑरा उसकी ओर बढ़ा। जिज्ञासु फ्यूटन अपने आसपास के ऑरा को एब्जॉर्ब करने की पहल कर सकता है। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। जैसे ही वह मैन वेन को ठीक करना शुरू करने वाला था, एक शक्ति जो बहुत समय से धूल में बंद लग रही थी अपने आप उभरी और एक किताब अचानक से प्रकट हो गई। हाँ, जियाओ यी ने किताब उठाई और उस पर नजर डाली। मार्शल आर्ट की तरह नहीं, बल्कि किसी डायरी या निबंध की तरह। उसी समय एक हल्का पर्दा उठा। हल्के पर्दे के अंदर ऊपरी गलियारे का नजारा दिखाई दिया। जियाओ यी ने अंकल टिएडा, लिन फेई, हुआंग युआन, कियान मो और दूसरों को देखा। क्या बात है। जियाओ यी चौंक गया और अपने हाथ में किताब की ओर देखा। उसे अंदर से लगा कि गुफा में कुछ भयानक हुआ होगा। ऊपरी गलियारे में लगभग आधे घंटे पहले जियाओ यी और बड़ी कुल्हाड़ी एक ही समय में गड्ढे में गिर गए। घनी नीली बिजली ने सैरगाह को तबाह कर दिया। डेमन हंटर्स घबरा गए और शर्मिंदगी में भाग गए। उनका मकसद गलियारे का अंत है। कैप्टन भाई यी, जियाओ को क्या करना चाहिए? लिन फेई और हुआंग युआन ने तेजी से भागते हुए पूछा। तुम्हें उसकी परवाह है? एक बेशर्म लड़का जो मरने के बाद मरा, डूशिन ने बेपरवाही से कहा। अंकल टिएडा ने भौहें चढ़ाई और कहा, डूशिन भाई यी, जियाओ हमारा टीममेट है। उसने हमेशा अच्छा और सोच समझकर रैप किया है, इसलिए उसे बच निकलना चाहिए। कियान मो जो उसके पीछे चल रहा था परेशान था, लेकिन उसे यी जियाओ पर पूरा भरोसा लग रहा था। बूम बूम बूम, गरज और बिजली गिरती रही और जो डेमन हंटर धीरे धीरे भागा या जिसके पास भागने का समय नहीं था, वह तुरंत नीले धुएं के गुबार में बदल गया। जंगली मगरमच्छों का झुंड कांपता हुआ खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। कई जंगली मगरमच्छ नीली बिजली से वहीं जलकर राख हो गए। बूम, बिजली का एक बोल्ट अंकल टिएडा और दूसरों पर गिरा। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सिर्फ यू वेई ने पहले ही सबको खून की उल्टी करवा दी थी और घायल कर दिया था। भागो, कॉरिडोर का एग्जिट बस आगे ही है, अंकल टिएडा बेचैनी से चिल्लाए। उसी समय उन्होंने कियान मो का कॉलर पकड़ा और जोर से उछाला, जिससे कियान मो जो सबसे कमजोर था एग्जिट पर गिर गया। जब सब लोग प्रोमेनेड से बाहर भागे तो उन्हें यह देखकर राहत मिली कि कोई बिजली नहीं गिरी। हो सब हांफने लगे। सैकड़ों की संख्या में शिकार करने वाले डेमन मास्टर्स में से आधे से भी कम जिंदा बाहर निकल पाए और वे सभी घायल हो गए। अंकल टिएडा ने देखा कि कॉरिडोर का एग्जिट एक महल निकला। महल की सभी दिशाओं में 16 रास्ते हैं। गलियारे में एक के बाद एक डेमन हंटर्स शर्मिंदा होकर बाहर भागे। वांग यू, अंकल टिएडा चिल्लाए जब उन्होंने तेज नजरों वाले एक जान पहचान वाले को देखा। वांग यू खून से लथपथ दौड़ा। उसके पीछे कुछ लोग थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी टीम के दूसरे सदस्य मर चुके हैं। टाइडा, अगर तुम ठीक हो जाओ तो बहुत अच्छा होगा। धत तेरे की, कॉरिडोर में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और अचानक गरज और बिजली की लहरें आने लगी। मैंने तो लगभग मान ही लिया था, वांग यू ने डरते हुए कहा। तुम्हारा भी जंगली मगरमच्छ और गरज और बिजली से सामना हुआ था, अंकल टाइडा ने कहा। उसे याद आया कि वांग यू दूसरे महल में गया था, कैसे उसे भी अपने जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। तुम भी। डेमन हंटर्स के बीच भी इसी शक की लहरें आती जाती रहीं। एक दूसरे से बात करने के बाद अंकल टाइडा को एहसास हुआ कि सबका अनुभव बिल्कुल एक जैसा था। हालांकि सब अलग अलग महलों में और अलग अलग दरवाजों से अंदर गए, लेकिन आखिर में वे एक कमरे में घुस गए। कमरे के बाहर कॉरिडोर है। आखिर में कुल 16 लंबे कॉरिडोर इस महल तक जाते हैं। वहां 1000 से ज्यादा डेमन हंटर्स इकट्ठा हुए थे चौक में, लेकिन इस समय सिर्फ 500 लोग ही बचे थे। धत तेरे की, यह गुफा वाली हवेली कितनी खतरनाक है। अरे, मैंने कई टीममेट्स को मार दिया है। धत तेरे की, यह गुफा वाली हवेली बहुत अजीब है। मैंने इसे पकड़ा नहीं बेबी, मैं लगभग मर ही गया था। गालियों की झड़ी लग गई। बेवकूफ इंसान। अचानक पूरे महल में एक गहरी आवाज गूंजी। उसी समय सभी 16 रास्ते बिजली के बैरियर से ढक गए।
यह क्या है? सब चौंक गए। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने महल के ऊपर गरज और बिजली का एक सिंहासन देखा और सिंहासन पर एक आकृति थी। देखो तुम कितने विनम्र और घटिया हो। जब तुम मरोगे तो तुम सिर्फ कुछ शब्द ही गाली दे सकते हो। सिंहासन पर बैठी आकृति ने फिर गहरी आवाज में कहा, तुम क्या हो? अब हमें सिखाने की तुम्हारी बारी है? कुछ गुस्सैल डेमन हंटर्स ने नफरत से कहा। हम उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी छोटी उंगली के पोरों से आसमान से बिजली गिरी जिससे डेमन हंटर्स नीले धुएं में बदल गए। हाय! सभी डेमन हंटर्स ने गहरी सांस ली। मुझे याद है कि उस डेमन टीम का कैप्टन जन्मजात 5 लेवल का योद्धा था, है ना? वह ऐसे ही कुछ सेकंड में मारा गया। डेमन हंटर्स डरे हुए लग रहे थे। कैप्टन का बदला लो। कई डेमन हंटर्स उछल पड़े और सीधे सिंहासन पर बैठे आदमी के पास गए। पापा! उस आदमी ने उंगलियां चटकाईं और कई बिजली कड़कने लगीं और ये डेमन हंटर्स कोक में बदल गए। महामहिम कौन है? कई डेमन हंटर्स घबरा गए और गहरी आवाज में पूछा। नहीं, वह इंसान नहीं है, उसमें मॉन्स्टर जैसा ऑरा है। अचानक एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। क्या? सीनियर ली युआन, क्या आप सही कह रहे हैं? सभी डेमन हंटर्स ने बूढ़े आदमी को देखा। ली युआन पोक्सुआन शहर का सबसे मशहूर डेमन हंटर, एक जन्मजात 9 लेयर वाला योद्धा है। ली युआन ने सबको जवाब नहीं दिया, बस सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं। थोड़ी देर बाद ली युआन का चेहरा अचानक बदल गया। मुश्किल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हुआ? सीनियर ली युआन? डेमन हंटर्स चौंक गए। ली युआन ने गंभीर भाव से कहा, क्या तुमने गर्जने और वीरान पेड़ों की अफवाहों के बारे में सुना है? अफवाह? सब हैरान थे। ली युआन ने गहरी आवाज में कहा, गरज और बिजली। एक बार गरज और बिजली कड़कने लगी और गुफा के गहरे दायरे के मार्शल आर्टिस्ट ने भी उसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अफवाह है कि एक आसमानी गर्जने वाला मगरमच्छ खेती का लेवल बढ़ाने के लिए आसमान में गरज और बिजली चुरा रहा था। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल, जिसमें पुराने थंडर बीस्ट के खून का थोड़ा सा निशान है, जो बिजली और गरज से पैदा हुआ है, बहुत ताकतवर और डरावना है। यह ताकतवर मॉन्स्टर थंडरिंग डेसोलेट जी का मालिक है और इसके नीचे हजारों गर्जने वाले डेसोलेट क्रोकोडाइल हैं। बाद में गरज और बिजली गरजते हुए जंगल में गायब हो गए और एक योद्धा जांच करने गया और पाया कि ये मॉन्स्टर भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ली युआन के कहने के बाद सभी डेमन हंटर्स हैरान रह गए। क्या यह फिगर स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल है? पहले जिस यूनिकॉर्न क्रोकोडाइल से हमारा सामना हुआ था वह लेवल 3 का मॉन्स्टर था, गर्जने वाला क्रोकोडाइल। अंकल टिएडा और दूसरों ने हैरानी से कहा। हाँ 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 हाँ। इस समय सिंहासन पर बैठा फिगर जोर से हंसा। पागल खून के बूढ़े जुआनजुन ने मुझे पूरे 100 साल के लिए बंद कर दिया, मुझे हर समय तकलीफ दी और मेरे सभी लोगों को कैद कर लिया। आज मैं तुम्हारा सारा इंसानी खून सोख लूंगा, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस ले लूंगा और इस सड़ी हुई गुफा की रोक तोड़ दूंगा। जब मैं दोबारा जन्म लूंगा तो वह समय होगा जब तुम इस गहरे शहर को खून से लथपथ कर दोगे। हाँ 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 हाँ। जोरदार हंसी में कभी न खत्म होने वाला गुस्सा था। अनगिनत गरज और बिजली फिर से हवा में गिरी, सभी डेमन हंटर्स की तरफ तेजी से गिरी। गुफा की हवेली के निचले लेवल पर जियाओयी ने लाइट के पर्दे में तस्वीर को देखा और जैसे ही सबने उसे देखा उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। चैप्टर 72, ताकत वापस पाना। अनगिनत बिजली गिरी। ली युआन, वांग यू और दूसरे जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट समेत सभी डेमन हंटर्स के चेहरे मरे हुए दिखे। उन डेमन हंटर्स के बारे में सोचकर जो गरज और बिजली की वजह से नीले धुएं में बदल गए और एक पल में मारे गए, वे बेबस और घबरा गए। लेकिन मौत के सामने कोई भी मौत तक लड़ेगा। वे भी कोई अलग नहीं हैं, असली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, एक असली एनर्जी बैरियर बना रहे हैं, विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। बूम बूम बूम। गरज और बिजली गिरी और ली युआन और दूसरे जन्मजात योद्धाओं का शरीर लड़खड़ा रहा था। जिस डेमन हंटर को परसों तैयार किया गया था उसने मुंह भर खून थूका। कोई नहीं मरा। डरो मत सब लोग। सबसे बूढ़े और सबसे जानकार ली युआन को कुछ याद आया और उसने ऊंची आवाज में कहा, यह शैतान जानवर अभी भी पागल खून वाले रहस्यमय राजा की रोक में है और उसकी साधना दबा दी गई है। यह इतना आसान नहीं है। हमें मार डाला। स्वर्गीय स्टार थंडर मगरमच्छ सच में साधना बेस से दबा हुआ था, इसलिए रोक तोड़ने के लिए यहां सभी योद्धाओं के सार का इस्तेमाल करना जरूरी था। पहले 16 गलियारों में डेमन हंटर बिखरे हुए थे और स्काई स्टार थंडर मगरमच्छ को उन्हें एक एक करके मारने के लिए बस दर्जनों बिजली और गरज छोड़ने की जरूरत थी। लेकिन अब यहां सैकड़ों डेमन हंटर हैं जो दुश्मन से मिलने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। स्टार थंडर मगरमच्छ को सैकड़ों बिजली को कंट्रोल करने की जरूरत है और हर बिजली की ताकत अपने आप कम हो जाती है। इसके अलावा जो कोई भी अपनी जान बचाकर गलियारे से भाग सकता है वह डेमन हंटर्स में एक एलीट है और वे ज्यादा ताकतवर हैं। ऊपरी सिंहासन पर स्वर्गीय स्टार थंडर मगरमच्छ की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। बेवकूफ और सीधे सादे इंसान बस लड़ने के लिए मरे जा रहे हैं, स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने मजाक उड़ाया। मेरी बिजली और मिट्टी के जाल के नीचे क्या तुम अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? आज्ञाकारी होकर अपना खून और खेती बोलो। हा 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 हा। ली युआन और दूसरों के चेहरे गंभीर थे और वे चिल्लाए, तुम्हें घमंड होना चाहिए। यह पक्का नहीं है कि आज कौन मरा। वे शोर मचा रहे थे लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था।
हर बिजली और गरज के साथ उन्हें अजीब लग रहा था। हासिल किए गए दायरे के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, उनमें से हर एक ने खून की उल्टी की और उनके चेहरे पीले पड़ गए। भले ही वे कुछ समय के लिए विरोध कर सकें, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में खून की प्यासी किरणें थीं। आधे घंटे से भी कम समय में तुम सब मेरी बिजली के नीचे पाउडर बन जाओगे। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल सिंहासन पर चंचल नजरों से बैठा था, चुपचाप मेंबल पावर के नीचे लोगों को देख रहा था, जैसे चींटियों के झुंड को संघर्ष करते हुए देख रहा हो, जैसे हत्याओं का उत्सव देख रहा हो। महल के निचले लेवल पर जियाओ यी ने लाइट के पर्दे को पार किया और देखा कि अंकल टिएडा और बाकी लोग फिलहाल ठीक थे, और उसे थोड़ी राहत मिली। देर करने की हिम्मत नहीं हुई, तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए फ्यूटन पर बैठ गया। बिंगलवान स्वॉर्ड और फायर कंट्रोल बीस्ट की दो आत्माएं एक साथ खुल गईं। बैंगनी मार्शल स्पिरिट, हरी मार्शल स्पिरिट और फ्यूटन के बढ़ने से उसके चारों ओर की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। ऑरा ज़ेनकी में बदल जाता है और ज़ेनकी जल्दी से खराब मुख्य नस को ठीक कर देता है। साथ ही मन के एक निशान को अलग करें और मेरिडियन को ठीक करने के लिए गोली को रिफाइन करें। पहले कमरे में मिले स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजानों के साथ साथ यहाँ मिले स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजानों में मेन नस को ठीक करने के लिए कई दवाएं हैं। जब गोली बन जाए तो उसे तुरंत निगल लें। ज़ेनकी जल्दी गर्म हो जाती है और गोली से शरीर की खराब मेन नस जल्दी ठीक हो जाती है। जियाओ यी ने सब कुछ ठीक से किया, लेकिन स्पीड बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। किताबों में लिखी बातों के बारे में सोचकर उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। जो किताब पहले अचानक से निकली थी, उसमें सच में इस गुफा की हर चीज दर्ज थी। उस समय जालिम पागल रहस्यमय राजा की मौत टाइम लिमिट आने की वजह से नहीं, बल्कि इस स्वर्ग के गर्जने वाले मगरमच्छ को सील करने की वजह से हुई थी। हेवनली स्टार थंडर मगरमच्छ, जो गहरे लोक के 9 गुना साधना बेस के साथ पैदा हुआ था, सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की गरज और बिजली का इस्तेमाल करता है। सभी जीवों की जीवन शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, सच्ची ऊर्जा और दूसरी शक्तियां ही इसके सुधार का सोर्स हैं। साल की गरज और बंजरपन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गरज और बिजली के नीचे सब कुछ जिंदा नहीं रहता, बस एक मरी हुई जगह की तरह। आंधी तूफान तो बस इसकी शुरुआत है। जब गरजने वाला बंजरपन पूरी तरह से खत्म हो गया तो उसमें सारी जान आ गई, और जब उसकी खेती का आधार बहुत बढ़ गया तो वह अपनी अगली मंजिल की तलाश करेगा। एक के बाद एक जगह सब कुछ खत्म होने के बाद वह चला जाएगा और सिर्फ एक मरी हुई जगह छोड़ जाएगा। बेशक गरजने वाले हुआंग के सबसे करीब पोक्सुआन सिटी है। इसी वजह से पागल जुआनजुन ने एक चाल चली। हालांकि वह प्रोफाउंड रेयन का सबसे ताकतवर इंसान था, उसने एक अर्थ एलिमेंट रेन को भी मार डाला था। हालांकि हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल में पुराने थंडर बीस्ट के खून का थोड़ा सा हिस्सा है, वह बिजली को कंट्रोल करता है और उसका मांस बहुत ताकतवर और डरावना है। पागल जुआनजुन भी कुछ नहीं कर सकता। आखिर में वह इसे सिर्फ लाइफ टाइम कल्टिवेशन बेस से सील कर सका। मरने से पहले वह इस गुफा से निकला और हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल और थंडर क्रोकोडाइल को कैद कर लिया। पागल जुआनजुन भी बेबस था। वह जानता था कि उसने स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल को नाराज कर दिया है। एक बार जब यह मॉन्स्टर धरती से बाहर निकलेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बजाय हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल के साथ मरना बेहतर होगा। वे कमरे खजाने रखने की जगह बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि गरजने वाले मगरमच्छों को कैद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्वर्ग, धरती और धरती के उन खजानों का इस्तेमाल गुफा की रोकने की ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। पूरी गुफा, हर कोना, जमीन का हर इंच एक ताकतवर स्पिरिचुअल बैरियर से ब्लॉक था। इसीलिए बड़ा गड्ढा शुरू में अपने आप ठीक हो जाता था और पिछले कमरे का बैरियर इतना मजबूत था कि आखिर में उसे बिंगलवान तलवार से तोड़ दिया गया। उन बैरियर ने इनेट लेवल के गरजने वाले मगरमच्छों और यहां तक कि गुफा के गहरे दायरे को भी फंसा लिया। बेशक स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर के नीचे इन मॉन्स्टर जानवरों का कल्टीवेशन बेस बहुत कम हो गया है। गुफा में घुसने वाला कोई भी जीव, चाहे उसका कल्टीवेशन बेस कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जब तक वह मैड ब्लड डीप मोनार्क से ऊंचा न हो, उसे 9 इनेट लेयर्स के नीचे दबा दिया जाएगा, चाहे वह इंसान योद्धा हो या मॉन्स्टर। यह सप्रेशन मुख्य रूप से स्टार थंडर मगरमच्छ को टारगेट करता है। इसलिए हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल अब सिर्फ 9 इनेट लेयर्स की ताकत है, न कि ताकतवर पोजुआन 9 लेयर्स की। बस बात यह है कि हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल का बिजली और गरज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जालिम है, जिससे महल के सभी डेमन हंटर्स कोई दुश्मन नहीं रह जाते। यह कुछ वैसा ही है जैसे जियाओ यी इनेट लेवल के मगरमच्छों से निपटने के लिए फ्लेम ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। जियाओ यी जंगली मगरमच्छ को मारने के लिए लगातार आग उगलने वाले 100 ब्लेड छोड़ सकता था। इसी तरह स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल भी बड़ी संख्या में डेमन हंटर्स से निपटने के लिए लगातार बिजली और गरज छोड़ने पर निर्भर था। घर के करीब इस समय जियाओ यी के शरीर की सभी 8 मुख्य नसें ठीक हो गई थीं और वे हासिल किए गए दिन के 8 गुना कल्टीवेशन बेस पर लौट आई थीं। इसके अलावा यहाँ बहुत बड़े ऑरा के साथ जब सभी मेन वेंस ठीक हो गईं, तो उसने एक ही झटके में 9वीं मेन वेंस को तोड़ दिया और हासिल किए गए दिन की 9वीं लेयर बन गया। शियाओ यी ने एक मजबूत मुट्ठी भींची और गहरी आवाज में कहा, आखिरकार कल्टीवेशन बेस पूरी तरह से ठीक हो गया है और इसमें बहुत सुधार हुआ है।
अगला कदम गोल्डन वेन्स पिल को रिफाइन करना है। अंकल टिएडा, आपको इसे सपोर्ट करना होगा। आखिरकार शियाओ यी ने जल्दी से अल्केमी बनाना शुरू कर दिया। पेयुआन ज़ुगुओ साथ ही तीसरे लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट का अंदरूनी कोर और दूसरा सामान उसने पहले ही इकट्ठा कर लिया है। पैलेस के ऊपर डेमन हंटर्स अभी भी सपोर्ट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसे कुछ समय के लिए सपोर्ट किया जा सकता है। हर बार जब गरज और बिजली गिरती थी तो हाउटियन दायरे के योद्धा अचानक खून की उल्टी कर देते थे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। लेकिन हर बार इस समय कई वाइटल फोर्स उन पर वार करेंगी, जिससे वे अपनी चोटों से आराम पा सकेंगे। इसमें 10 फार्मासिस्ट हैं, जिनमें से 3 जन्मजात योद्धा हैं। जब भी कोई डेमन हंटर इसे सपोर्ट नहीं कर पाता तो वे उन्हें ठीक करने के लिए मार्शल आर्ट पावर छोड़ देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि एक आम फार्मासिस्ट ज्यादा से ज्यादा एक ही समय में चोटों का इलाज कर सकता है। 3 दिन के लेवल के 3 मार्शल आर्टिस्ट अभी भी येलो मार्शल आर्ट हैं और एक ही समय में सिर्फ 1 दर्जन लोगों को ही ठीक कर सकते हैं। इसके उलट यह सबसे कमजोर शैलोमो था। जैसे ही एवरलास्टिंग वाइन वुहुन बाहर आया, दर्जनों लोग हाथ हिलाते ही ठीक हो गए। मुझे नहीं पता कि उसकी मार्शल सोल किस रैंक की है। कई योद्धा उसे हैरानी से देख रहे थे। वह सबसे कमजोर है। वह हमेशा अंकल टिएडा के गुस्से वाले बैरियर के नीचे छिपी रही है और समय समय पर वह दूसरों को ठीक करने के लिए मार्शल आर्ट पावर छोड़ती है। इस समय ऊपर सिंहासन पर बैठे स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने शैलोमो को साफ तौर पर देखा। हाँ कमीने इंसान, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल कियानमो के सामने हवा में चमका और लहराया। आह, कियानमो चिल्लाया। नीहू, तुम क्या करना चाहते हो? अंकल टिएडा, लिन फेई और बाकी लोग अचानक हैरान रह गए। लेकिन वे पहले से ही बिजली के हमले का साथ देने के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। छोटी इंसान लड़की, क्या तुम्हें पता था कि तुमने इस डेमन किंग का ध्यान भटकाया है? स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने मारने का इरादा दिखाया और धीरे से हाथ बढ़ाया। अपनी उंगली बाहर निकाली। कियानमो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, अंकल टिएडा ने गुस्से से कहा। भाड़ में जाए। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने गुस्से में एक नोट थूका और उसकी उंगली के एक झटके से अंकल टिएडा का गुस्सा दिलाने वाला बैरियर तुरंत टूट गया और अंकल टिएडा सीधे उड़ गए। पफ, अंकल टिएडा ने मुंह भर खून थूका। उन्हें दसियों मीटर दूर से गोली लगी और वे एक पल में बुरी तरह घायल हो गए। उनमें जेन की बैरियर को दोबारा खड़ा करने की भी ताकत नहीं थी। टिएडा, खुशकिस्मती से जिस दिशा में उन्हें गोली लगी वह वांग यू की दिशा थी। वांग यू ने जल्दी से उन्हें अपने गुस्सा दिलाने वाले बैरियर में खींच लिया, नहीं तो अंकल टिएडा बिजली गिरने से चूर चूर हो जाते। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने अंकल टिएडा की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपनी उंगलियां फैलाईं और धीरे से कियानमो की ओर इशारा किया। छोटी बच्ची, बेहतर है कि तुम विरोध न करो। मुझे क्लिक करने दो। दर्द बस एक पल का है। मुझे तुम्हें टॉर्चर करने के लिए मजबूर मत करो। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेई और दूसरों ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्होंने कियानमो को बिजली से पाउडर में बंटते हुए देखा हो। चैप्टर 73 स्ट्रॉन्ग शॉट। जियाओ यी की एल्केमी काफी तेज थी। आखिरकार उसके पास दवा को रिफाइन करने की एक परफेक्ट टेक्निक है, इसलिए उसे दवा के फेल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक 4 ग्रेड दवा रिफाइनिंग फर्नेस लिहो गोल्ड फर्नेस ग्रीन वुहुन फायर कंट्रोल है। थोड़ी ही देर में फर्नेस से 9 सुनहरी गोलियां निकली। यह वह सुनहरी नस वाली गोली है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। जल्दी से एक गोली लेने पर गोली तुरंत एक जादुई ताकत में बदल गई, जो पहली मेन नस में लिपटी हुई थी। मेन नस सोने की पत्ती में लिपटी हुई लग रही थी, लगभग नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से सुनहरी नस में बदल रही थी। जियाओ यी ने जेन क्यूई को जोश दिलाने के लिए पहली मेन पल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की और अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन बहुत हैरान हो गया। जेन क्यूई को स्टिम्युलेट करने वाली पहली मेन पल्स की स्पीड और इंटेंसिटी पहले से 10 गुना ज्यादा थी। अगर जेन की तुलना पानी के बहाव से की जाए तो मेन चैनल एक छोटी नदी है जिसमें लगातार पानी बहता रहता है, और जिन मैदान से बढ़ी हुई मेन नस बस एक उथल पुथल वाली नदी है। दोनों की तुलना करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक सुनहरी नस 9 मेन नसों को मिलाकर भी उससे ज्यादा मजबूत है। जियाओ यी ने बिना झिझक बाकी 8 सुनहरी नसों की गोलियां अपने पेट में निगल लीं। एक पल में सभी 9 मेन नसें सुनहरी नसों में बदल गईं और ज्यादा मजबूत और चौड़ी हो गईं। इसका मतलब यह भी है कि एक मेन चैनल में ज्यादा सच्ची एनर्जी हो सकती है। जियाओ यी ने एक बार फिर 2 मार्शल स्पिरिट्स को उकसाया, यहाँ की भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लिया और फिर उसे सच्ची एनर्जी में बदल दिया, जिससे 9 मेन नसें भर गईं। जब 9 मेन नसें पूरी तरह से भर गईं, तो जियाओ यी को साफ तौर पर लगा कि उसकी ताकत में क्वालिटेटिव बदलाव आया है। आज का मैं, भले ही वह कोई तरीका और होल कार्ड इस्तेमाल न करे, उसकी लड़ने की ताकत जन्मजात 5 लेवल वाले योद्धा के बराबर है। एक हासिल की हुई 9 गुना ताकत, भले ही उसमें पैदाइशी 5 गुना योद्धा जितनी ताकत हो, लोगों को हैरान करने के लिए काफी है। इस समय जियाओ यी ने लाइट के पर्दे पर नजर डाली, बस वह सीन देखने के लिए जहां अंकल टिएडा को जंगली मगरमच्छ ने गोली मारकर उड़ा दिया था। उसका चेहरा अचानक बदल गया। कई साल पहले पागल जुआनजुन अक्सर इस फ्यूटन पर बैठकर साधना करता था और लाइट के पर्दे से महल में कैद राक्षसों की हालत देखता था।
फ्यूटन के सामने वाले बिस्तर पर एक तरह की रोक है जिससे पागल जुआनजुन खुद गुफा में कहीं भी पल भर में आ सकता है। महल की ऊपरी मंजिल पर कियानमो ने उस उंगली को देखा जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। उंगलियों की रफ्तार बहुत धीमी है लेकिन एहसास ज्यादा तेज तकलीफ का है। उंगलियों पर नुकीले नाखून, खुरदरी और फुंसियों वाली स्किन लोगों को डरावना बना देती है। मौत तो बस एक पल है लेकिन मौत का सामना करने का एहसास बहुत धीमा हो जाता है, लेकिन यह लोगों को पागल कर देता है। कियानमो अब इसी मूड में थी, सोच रही थी कि अगले ही सेकंड बिजली गिरने से वह पाउडर में बदल जाएगी और उसका शरीर कांपने लगा। इस पल उसे अचानक पीछे से कुछ याद आया। वह एक बार इस फिगर के पीछे छिप गई थी, मास्टर जियान वू को फिगर से उड़ते हुए, सभी जंगली मगरमच्छों को मारते हुए और ठंडे राक्षस के खून के छींटे पड़ते हुए देख रही थी, लेकिन एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ सकी। उसके पीछे हमेशा सिर्फ गर्माहट होती है। वह एक बार इस पीठ पर लेट गई, पीछे के मालिक के पक्के और सुंदर चेहरे को देखते हुए अनगिनत मगरमच्छों के बीच आजादी से घूम रही थी। अनगिनत जंगली मगरमच्छ हैं, खूंखार और हिंसक, लेकिन वे उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। तस्वीरें उसके दिमाग में तेजी से घूम गईं। इस पल उसे नहीं पता था कि हिम्मत कहां से आई। जब डरावनी उंगली उसे मारने वाली थी तो वह अचानक चिल्लाई, ये शियाओ, मेरी मदद करो। आवाज बस गिर गई। अचानक एक आकृति प्रकट हुई जिसने हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल को एक मुक्के से उड़ा दिया। वहां मौजूद सभी डेमन हंटर्स हैरान रह गए और फिर उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कितना ताकतवर है ये, युआन और दूसरों ने कहा। आकृति ने एक मास्क और एक बड़ा रोब पहना हुआ है। उसे साफ नहीं देखा जा सकता लेकिन वह जवान लग रहा है। वह आकृति स्वाभाविक रूप से जियाओ यी है। बस आखिर उसकी बेशान मुरों के परिवार से दुश्मनी है और यहाँ इतने सारे डेमन हंटर्स हैं और इतने सारे लोग हैं, बेहतर है कि वह सावधान रहे और अपना रूप छिपाए। बेशान मुरों के बिजनेस हाउस पूरे बेशान काउंटी में फैले हुए हैं और वहां कई आईलाइनर हैं। रोब वह साफ कपड़े थे जो जियाओ यी के कियानकुन के बैग में थे, लेकिन मास्क, जिसे भूत कहते हैं, वह पागल खून के रहस्य में राजा के खजानों में से एक है। इसे उन हाई ग्रेड स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजानों की तरह एक काले बॉक्स में रखा गया था और इसके कई जादुई इस्तेमाल थे और जियाओ यी ने इसे लापरवाही से पहन लिया। इस समय दानव शिकारियों ने पाया कि उनके सिर पर समय समय पर आने वाली गरज और बिजली गायब हो गई थी। पहली नजर में यह पता चला कि इंसानी आकृति ने स्काई स्टार थंडर मगरमच्छ के साथ जमकर लड़ाई की, जिससे स्काई स्टार थंडर मगरमच्छ अब उसे छोड़ नहीं पाया। गरज और बिजली, यह इतना ताकतवर है कि स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल पूरी तरह से दबा हुआ था। ली युआन और दूसरों के चेहरे पर डर दिख रहा था और जब उन्होंने उस फिगर के हाथों में आग लगे ग्लव्स देखे तो वे और भी जोश में आ गए। स्पिरिट वेपन, यह एक स्पिरिट वेपन है। दूसरी तरफ जियाओ यी और स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के बीच लड़ाई में अनगिनत जलते हुए ब्लेड गरज और बिजली से भरे आसमान से टकराए और टक्कर में वे एक दूसरे को कैंसल कर गए और कोई कुछ नहीं कर सका। इंसानों ने मुझे बर्बाद करने की हिम्मत कहां से की? स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल गुस्से से दहाड़ा। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा। उसने पहले ही राइजिंग ड्रैगन का इस्तेमाल किया था जिसे फ्लेम ग्लव्स के साथ मिलाया गया था और उसकी कॉम्बैट पावर नेचुरल 9वें लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन वह डोंगक्सुआन कॉम्बैट पावर तक पहुंचने में फेल हो गया। जियांटियन दायरे और डोंगक्सुआन दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और अगर स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए किया भी जाता तो भी इस अंतर को भरना नामुमकिन था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाहे वह जियाओ यी हो या स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल, वे डोम प्रोफाउंड दायरे के तहत सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर होने चाहिए, डोम प्रोफाउंड के बहुत करीब। इंसानों, ज्यादा घमंड मत करो। यह देखकर कि जियाओ यी ने जवाब नहीं दिया, हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल और भी गुस्सा हो गया। गरज और बिजली से भरा आसमान अचानक उसके हाथों में जम गया और तुरंत एक काली तेज गरज में बदल गया। काली बिजली, स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल की एक बड़ी लहर के साथ एक गहरी काली बिजली गिरी जो नॉर्मल बिजली से 10 गुना ज्यादा मोटी थी। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, उसे इस तेज गरज से खतरा साफ महसूस हो रहा था। आग 100 ब्लेड खा रही है। जियाओ यी मन ही मन रोया और 50 जलती हुई तलवारें एक ही समय में गरज और बिजली से टकराईं। पहले जियाओ परिवार के बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय प्रैक्टिस किया था और उनमें से ज्यादातर की उम्र सिर्फ 50 से 60 के बीच थी। लेकिन स्पिरिट वेपन बढ़ने से जियाओ यी अब मुश्किल से ही इसका इस्तेमाल करता था। बूम 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 बूम, आग की तलवार और तेज गरज की टक्कर से दहाड़ उठी। आग की हर तलवार तेज गरज की ताकत का कुछ हिस्सा कम कर देगी, लेकिन जब तक आग की 50 तलवारें पूरी तरह खत्म नहीं हो गईं, तब तक तेज गरज खत्म नहीं हुई और वह सीधे जियाओ यी से टकराई। फुफ्फुस, जियाओ यी ने सबके सामने मुंह भर खून थूका और चुपके से कहा, मैंने अपनी आग खाने वाली तलवार से अपनी ज्यादातर ताकत खत्म कर दी है, लेकिन जब यह मुझ पर लगती है तो यह अभी भी बहुत ताकतवर है। यह काली गरज शायद बहुत ताकतवर चाल है। हाँ, जियाओ यी की चोट देखकर तियानक्सिंग थंडर क्रोकोडाइल ने एक मुस्कुराहट दी और फिर चिल्लाया, डार्क थंडर। जियाओ यी ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। इस बार इसे छोड़ने से पहले उसने तुरंत एक आग की तलवार को गाढ़ा किया और तेजी से उस पर वार किया। पहाड़ को तोड़ दो। हाँ, स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल हैरान रह गया
और उसने साफ तौर पर आग की तलवार से पहाड़ टूटने और चट्टान टूटने जैसा भारी जोर महसूस किया और बचाव के लिए तुरंत अपने शरीर पर बिजली की एक परत बना ली। एक धमाका हुआ। हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल पर बिजली एक पल में टूट गई और फिर उसके शरीर पर भयानक जंगली मगरमच्छ की खाल और मांस और भी ज्यादा कट गया। पफ, स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल से खून निकला, वह भी घायल था। यह कैसे हो सकता है कि यह मुझे चोट पहुंचा सके? स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन जल्द ही वह फिर से अपने गुस्से पर काबू पा लिया और एक गहरी बिजली कड़कने लगी और जियाओ यी को पीछे धकेल दिया। अनगिनत जलते हुए ब्लेड एक बार फिर आसमान में फट पड़े। दूसरी तरफ डेमन हंटर्स का एक ग्रुप हैरान होकर लड़ाई देख रहा था। उन्होंने पहले भी बिजली कड़कने का विरोध किया था और उन्हें पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं। वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे। अगर वे मुश्किल से लड़ते भी तो वे स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल से ही मारे जाते। वह आदमी बहुत ताकतवर है, हमने डेमन हंटर्स में इतना ताकतवर कब देखा जिसने प्रोफाउंड सिटी को तोड़ा? सबने शक में कहा। अंकल टिएडा बहुत देर पहले लिनफेई और दूसरों के पास लौटे, जियाओ यी की पीठ को घूरते हुए और धीमी आवाज में बुदबुदाए, हालांकि उस ताकतवर आदमी ने मास्क और रोब पहना हुआ है, लेकिन पीछे से देखने पर मुझे कैसा लग रहा है तुम जाने पहचाने लग रहे हो। साइड में खड़े लिनफेई और हुआंग युआन ने भी सिर हिलाया, हाँ वे जाने पहचाने हैं। लगता है भाई यी जियाओ जैसे। कट दूशिन ने मजाक उड़ाया, चलो यी जियाओ सिर्फ कल्टीवेशन का पहला लेवल है, लेकिन उसके सामने जो ताकतवर है वह हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल को हराने में काबिल है और मुझे डर है कि उसके पास इनेट कल्टीवेशन के 9 लेवल हैं। दूशिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे मत बताओ बच्चा, यी जियाओ 1 घंटे से भी कम समय में गायब हो गया और उसका कल्टीवेशन लेवल लगभग 2 रेंज बढ़ गया। एक्वायर्ड की पहली लेयर से इनेट की 9 लेयर तक सच में लगभग 2 रेंज हैं, जो बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि जियाओ यी खुद एक्वायर्ड की 8वीं लेयर है और अगर वे किसी बड़े लेवल पर कूदते तो उन्हें लगता कि यह नामुमकिन नहीं है। जब दूशिन ने यह कहा तो अंकल टिएडा और दूसरों ने भी अपना सिर हिलाया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। मुझे उम्मीद है कि इस ताकतवर आदमी के आने से हमारी जान बच सकती है और भाई यी जियाओ भी खतरे को बेकार में बदल सकता है। अंकल टिएडा और दूसरों ने उम्मीद जताई। दूशिन ने नफरत से कहा, चलो यहाँ आते हैं। यह गुफा इतनी खतरनाक है कि दूसरे ताकतवर डेमन हंटर भी मर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे गर्जने वाले मगरमच्छ हैं। अगर ये जियाओ नहीं मरा तो भूत होंगे। ओह, सबने आह भरी, उनके चेहरे उदास थे। क्या तुम इस ताकतवर आदमी को जानते हो? उसके बगल में एक डेमन हंटर ने अंकल टिएडा और दूसरों को बात करते देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। अंकल टिएडा और दूसरों ने अपना सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में लग रहा था कि ये जियाओ मर चुका है, और कहा, हम छोटे लोग इस तरह के पावर हाउस को कैसे जान सकते हैं? जब डेमन हंटर ने यह देखा तो उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। सिर्फ कियानमो जियाओ यी को घूर रही थी और कुछ नहीं बोली, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने अपनी गलती नहीं मानी है। वह उस फिगर को कभी गलत नहीं समझेगी। चैप्टर 74, सबसे जोरदार बार। बूम बैंग। जियाओ यी और स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के बीच लड़ाई जबरदस्त और रोमांचक थी। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल की गहरी गड़गड़ाहट से जियाओ यी एक ही आवाज से बुरी तरह घायल हो सकता था। अगर जियाओ यी के शरीर में स्पिरिचुअल वेपन ऑगमेंटेशन न होता, साथ ही जिन मैदान से बढ़ी हुई 9 मुख्य नसें और शरीर को मजबूत करने वाली सुरक्षा न होती, तो शायद एक गहरे वज्र को पाउडर में तोड़ना पड़ता। स्टार थंडर क्रोकोडाइल भी आराम से नहीं है। जियाओ यी के बेंगशान स्लैश ने हर तलवार के साथ उसकी स्किन और मांस को खोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक इंसान और एक जानवर काफी दुखी लग रहे थे और उसका शरीर घायल था और यह पक्का नहीं था कि कौन पहले गिरेगा। लेकिन लड़ाई देखने वाले सैकड़ों डेमन हंटर्स पक्का चाहते थे कि हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल पहले मरे। इंसान का बच्चा स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने यह भी देखा कि जियाओ यी ज्यादा बूढ़ा नहीं था। भले ही पागल जुआनजुन की पुरानी चीज पर बैन की वजह से मैं दबा हुआ था, लेकिन बिजली और गरज को कंट्रोल करने की मेरी काबिलियत की वजह से मैं आसमान के नीचे अजय जरूर हूं और तुम मुझे हरा नहीं सकते। सबसे आखिर में मरने वाला तुम ही होगे। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल्स खमों से भरा हुआ गुस्से से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी हंसा। उसकी आंखों में खून की प्यास भरी बुरी नजर थी और वह सच में एक खूंखार जानवर था। मुझे पता है, जियाओ यी पहली बार बोला। तुम्हें पता है? तुम्हें अब भी इसकी परवाह नहीं है। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल जीतने वाला टिकट पकड़े हुए मुस्कुराया। आग और बिजली की टक्कर और जोरदार दहाड़ की वजह से बाहर के लोग उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहे थे। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे लड़ना चाहता हूं। लड़ो, तुम क्या करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लड़ सकते हो? तियानक सिंह थंडर क्रोकोडाइल ने नफरत से कहा। जियाओ यी के चेहरे पर अभी भी हल्का सा भाव था। मेरी जान ले लो, मैंने अपनी जिंदगी में कई बार लड़ाई की है और सिर्फ एक बार हारा हूं, अपनी जान हारी है और बाकी जीती हूं। वह सिर्फ एक बार हारा था जब उसने अपनी पिछली जिंदगी में बिंदलवान तलवार छीन ली थी। असल में अगर बिंदलवान तलवार अचानक हिली नहीं होती तो वह हिल भी नहीं पाता और मरता भी नहीं।
तुम्हारा क्या मतलब है? स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने भौहें चढ़ाई। उसे समझ नहीं आया कि जियाओ यी अपनी जान गंवाने का क्या मतलब निकाल रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर नफरत डर में बदल गई। मैंने देखा कि जियाओ यी ने एक ही समय में 50 आग की धारें जमा कर लीं। फ्लेम ग्लव्स के बढ़ने के साथ हर फ्लेम की पावर इनेट 9 लेयर्स के पूरे वार से कम नहीं है। आग की ब्लेड अचानक बहुत तेज स्पीड से दो दो करके मिल रही थी। आग की 50 ब्लेड पिघलकर 25 हो गईं। 25 डाव अभी भी जोड़ों में मिल रही थीं। इंसान के बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल का चेहरा अचानक बदल गया। क्या तुम मार्शल आर्ट को फ्यूज कर रहे हो? धत तेरे की, तुम पागल हो। जियाओ यी हिलता रहा और आग की ब्लेड अभी भी फ्यूज हो रही थी। पागल आदमी, अब रुक जाओ, स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल चिल्लाया। दूसरी तरफ डेमन हंटर्स ने भी जियाओ यी की हरकतें देखीं और उनके एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। ली युआन ने हैरानी से कहा, उफ, उन आग की ब्लेड की ताकत को देखते हुए कम से कम यह एक रहस्यमयी मार्शल स्किल तो है। उसने रहस्यमयी मार्शल आर्ट के अटैक को इंटीग्रेट करने की हिम्मत की। वांग यू ने यह भी कहा, इसके लिए आग पर बहुत सटीक कंट्रोल चाहिए। इतना डरावना कंट्रोल और समझ लगभग नामुमकिन है। गुफा की गहराई में कोई मार्शल आर्टिस्ट भी, कोई बेमिसाल जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकता। तियानक सिंह थंडर क्रोकोडाइल की तरफ से उसने हैरान आवाज में कहा, जल्दी करो और रुको, इस तरह का फ्यूजन बहुत अस्थिर होता है। एक बार जब तुम अपना बैलेंस खो दोगे तो एनर्जी भाग जाएगी। आग की 100 ब्लेड को भस्म करते हुए आग की हर ब्लेड एक गहरी मार्शल स्किल दिखाती है। जो सफल भी होते हैं वे एक ही समय में बिखरे हुए रूप में केवल 100 ही खेल सकते हैं। किसी ने भी कभी मर्ज करने की हिम्मत नहीं की और किसी में ऐसा करने की समझ और कंट्रोल नहीं है। किसी ने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार यह फेल हो जाता है तो इसके नतीजे काफी गंभीर होते हैं। गहरी मार्शल आर्ट का फ्यूजन 1 और 1 2 नहीं होता, यह बहुत मुमकिन है कि 1 और 1 10 हो। एक बार जब तुम अपना बैलेंस खो देते हो और फट जाते हो तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वर्ग के तारे के थंडर मगरमच्छ की न तो जल्दबाजी में चलने की हिम्मत हुई, न ही उसे रोकने की। उसे यह भी डर था कि जियाओ यी का हाथ अस्थिर हो जाएगा और ये लपटें सीधे फट जाएंगी। इंसान के बच्चे, तुम ऐसे ही खुद को मार डालोगे? स्काई स्टार थंडर मगरमच्छ ने अचानक यकीन दिलाया। मेरा शरीर पोजुआन क्षेत्र है और तुम्हारा इतना शक्तिशाली हमला मुझे नहीं मार सकता। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारा शरीर अभी भी पागल खून के रहस्यमय राजा के कंट्रोल में है। अब तुम सिर्फ एनर्जी से बना एक क्लोन हो, नहीं तो तुम मुझसे घायल नहीं हो सकते। तुम स्काई स्टार थंडर मगरमच्छ ने दांत पीसते हुए कहा, इंसान के बच्चे, जब मैं बैन तोड़ूंगा तो बेशान काउंटी में सबसे ताकतवर, उस समय मैं तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी करूंगा। दौलत, इज्जत, रुतबा, ताकत, सब कुछ जिससे मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। स्टार थंडर क्रोकोडाइल अच्छा दिख रहा है। उसे पहले से ही उस जलते हुए ब्लेड से जानलेवा खतरा महसूस हो रहा है। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, एक बार जब तुम बैन से छुटकारा पालोगे तो मुझे डर है कि सबसे पहले मैं ही मारूंगा। तुम स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यी उसके विचारों को समझ जाएगा। इस समय 50 जलते हुए ब्लेड पूरी तरह से 100 ब्लेड में मिल गए थे। डरावना तापमान और डरावनी सांसें निकल रही थीं, लेकिन बहुत अस्थिर थीं। जियाओ यी असल में कामयाब हो गया। जियाओ यी ने अपने चेहरे पर मजाक उड़ाया, असल में अपने दिल में लड़ रहा था, पक्का नहीं। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब थंडर क्रोकोडाइल ने रोक तोड़ दी और गुफा पर कब्जा कर लिया तो सब मर जाएंगे, खुद उसके साथ भी। वह सिर्फ लड़ सकता है। डार्क लेइपो, डार्क लेइपो, डार्क लेइपो। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल जानता था कि फायर ब्लेड पूरा हो गया था और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इसका इस्तेमाल जियाओ यी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए, घेरने के लिए किया गया था। जियाओ यी का चेहरा ठंडा पड़ गया। लगता है आग और 100 ब्लेड खाकर अपने शैतान जानवर को मारना काफी नहीं है। यह कहकर जियाओ यी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, भयानक फायरिटर के फ्यूजन को पकड़े हुए उसे अपने हाथ में तलवार की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जब सभी डेमन हंटर्स ने जियाओ यी की हरकतें देखीं तो उन्हें अचानक पसीना आ गया। वह ताकतवर आदमी, शायद वह मर्ज किए गए मार्शल आर्ट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ली युआन और दूसरों ने तुरंत रिएक्ट किया, सब लोग भाग जाओ। मार्शल आर्ट्स के फ्यूजन से बना अटैक पहले से ही काफी अनस्टेबल है और इसे घुमाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। यह पानी से भरे गुब्बारे की तरह है जो कभी भी फट सकता है, लेकिन यह फिर भी इधर उधर खेल रहा है। जैसे ही आवाज गिरी सब लोग उसकी तरफ भागे। रास्ता रास्ता पहले बिजली गिरने से बंद था, लेकिन जब जियाओ यी ने स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल को काबू में किया तो बिजली गायब हो गई। जल्दी से यहां से निकलो, इस गुफा वाली हवेली से निकलो। सबको इस बात से नफरत हो रही थी कि उनका एक पैर कम हो गया है और वे पूरी ताकत से बाहर भागे। सिर्फ कियानमो वहीं हैरान खड़ा था, कुछ नहीं कह रहा था, जैसे वापस आने का इंतजार कर रहा हो। कियानमो, भाई ये जियाओ मर गया है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हालत गंभीर देखकर अंकल टिएडा ने कहा। कियानमो ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे जबरदस्ती खींच कर ले गए।
दूसरी तरफ स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने अपने शिकार को भागते देखा। उसके दिल में नफरत हुई, लेकिन उसने कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं की। अब वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। बेंगशान जान जियाओ यी जोर से चिल्लाया। स्टार थंडर क्रोकोडाइल और भी ज्यादा डर गया। पागल आदमी, क्या तुमने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके मार्शल आर्ट को छोड़ा? आग का फ्यूजन ब्लेड्स को खाना ही काफी डरावना है। अब भी इसका इस्तेमाल बेंगशान स्लैश को छोड़ने के लिए किया जाता है, जो रहस्यमय रैंक का एक इंटरमीडिएट मार्शल स्किल है, और एनर्जी ज्यादा अनस्टेबल होगी। यह निश्चित रूप से जियाओ यी का सबसे जोरदार वार था, और वह यह भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कितना जोरदार होगा। पक्का, जियाओ यी ने तलवार से हमला किया। आग खाने वाले 100 ब्लेड्स के फ्यूजन में मिला फायर ब्लेड तुरंत बैलेंस खो बैठा, और जब वह स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल से टकराया तो फट गया। एनर्जी के इस धमाके के नीचे वे काली गड़गड़ाहट सड़न की तरह गायब हो गई, और हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल का शरीर भी पलक झपकते ही आग की लपटों में समा गया। धमाके की ताकत डरावनी थी, और जो लपटें दूर भागी उन्होंने पूरे महल को भर दिया, और फिर 16 रास्तों से बाहर निकल गईं, लगभग पूरी गुफा को अपनी चपेट में ले लिया। वे डेमन हंटर्स जिन्हें महल से भागने का मौका मिला था, वे गुफा से पूरी तरह निकलने ही वाले थे, और धमाके के बाद का नजारा पहले ही आ चुका था। पफ 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 पफ। सबने खून की उल्टी की और आखिर में उड़ गए, ऑरा बैरियर पार किया और सीधे गुफा से बाहर निकल गए। खुशकिस्मती से यह सिर्फ धमाके के बाद का नजारा था, लेकिन कोई मरा नहीं। यह सिर्फ एक डेमन हंटर था जिसका कल्टीवेशन बेस कमजोर था, और गंभीर चोटें लगना तो तय था। चैप्टर 75 झेनमाई झेन की कोट। ऑरा बैरियर के बाहर डेमन हंटर्स का एक ग्रुप आगे खाली जगह को डर के मारे देख रहा था। उन्हें पता था कि वहां एक बहुत खतरनाक गुफा छिपी हुई है। वे मन ही मन खुश भी हो रहे थे कि वे बच निकले हैं। अंकल टिएडा और उनकी पार्टी इस बात की खुशी के अलावा कि वे मरे नहीं हैं, आहें भरते रहे। इतना जोरदार धमाका, मुझे डर है कि यह गुफा के गहरे दायरे की ताकत तक पहुंच गया है। भाई ये जियाओ पहले नहीं मरा था, और इस बार भी मर गया होगा। वह ताकतवर आदमी भी है जो अचानक हवा में प्रकट हुआ है। उसे हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल के साथ मर जाना चाहिए था। लिनफी और हुआंग युआन ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका भाई यी जियाओ ही वह ताकतवर है जिसने उनकी जान बचाई। चुप रहो, अंकल टिएडा चिल्लाए, फिर कियान मो की तरफ देखा। लिनफेई और हुआंग युआन ने कियान मो के एक्सप्रेशन देखे और तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। कियान मो उस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, और उसका एक्सप्रेशन एक ट्रांस में था। उसे नहीं पता था कि वह धमाके के बाद के असर की वजह से गंभीर रूप से घायल हुई थी, या वह दुखी होकर सोच रही थी। अंकल टिएडा ने कियानमो के कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो इस बार इस मिशन पर भाई यी शियाओ जैसे अच्छे टीममेट से मिलना हमारी किस्मत है, लेकिन अफसोस है ओह। गुफा के अंदर धमाके की ताकत ने सब गड़बड़ कर दिया था। यहाँ तक कि जिस कमरे में गरजने वाला मगरमच्छ कैद था, उसकी रोक भी उड़ गई थी। खुशकिस्मती से पागल खून वाले रहस्यमय राजा की रोक वाकई मजबूत थी, और एक उथल पुथल भरे समय के बाद सब नॉर्मल हो गया। लेकिन इससे अनगिनत गरजने वाले मगरमच्छों की दहाड़ हुई, जिससे गुफा में जानवर दहाड़ने लगे, जिसे सुनकर लोग डर गए। बेशक ये जानवर कितनी भी जोर से दहाड़े, वे बाहर ऑरा बैरियर से नहीं गुजर सकती, लेकिन इससे गुफा में एक शर्मिंदा आदमी के कान दुखते हैं। खांसी खांसी, जियाओ यी ने 2 बार खांसी की और डरते हुए कहा, यह खतरनाक है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फ्लेम ग्लव्स से आग खाने वाले 100 ब्लेड बढ़ गए। मार्शल आर्ट्स फ्यूजन के बाद धमाके की ताकत इतनी तेज होगी। यह तो छोड़ ही दो कि बिजली वाला मगरमच्छ कुछ ही सेकंड में मर गया, पूरी गुफा बह गई। मुझे डर है कि आम डोम प्रोफाउंड रियल्म 1 सेंट और 2 एनडी मार्शल आर्टिस्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वरना डोम मेंशन में मैड ब्लड प्रोफाउंड मोनार्क के रहने पर रोग को भड़काना नामुमकिन है। अगर यह गोस्ट मास्क नहीं होता तो मैं पक्का मर जाता, जियाओ यी ने मास्क उतारते हुए कहा। गोस्ट मास्क के 2 स्पेशल इफेक्ट होते हैं। पहला, पहनने वाला अपनी सांस को छिपा सकता है, जैसे किसी भूत की परछाई बिना किसी दिलचस्पी के आती जाती रहती है। सिर्फ वही योद्धा जो अपने दायरे से ऊपर हैं इस इफेक्ट को देख सकते हैं। दूसरा, यह सच्ची एनर्जी इंजेक्ट कर सकता है और पहनने वाले के लिए हमले का सामना करने के लिए डिफेंसिव कवर की एक लेयर जमा कर सकता है। डिफेंसिव शील्ड की ताकत सिर्फ उस व्यक्ति की ताकत से जुड़ी होती है जो ची इंजेक्ट करता है। पोजुआन 9-फोल्ड कल्टीवेशन बेस का मार्शल आर्टिस्ट सच्ची एनर्जी इंजेक्ट करता है, और डिफेंसिव कवर पोजुआन 9-फोल्ड के पूरे वार को रोक सकता है। हासिल की गई मार्शल आर्टिस्ट की 9 लेयर्स के सच्ची एनर्जी डालने के बाद डिफेंसिव कवर हासिल की गई 9 लेयर्स के पूरे वार को झेल सकता है। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने कल्टीवेशन बेस से है। इसलिए जब मैड ब्लड जुआनजुन ने अर्थ ओरिजिन रेम के एक मार्शल आर्टिस्ट का सिर काट दिया तो फेमस होने के बाद उसने फिर कभी इस गोस्ट मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार भले ही वह उस समय पोजुआन 9 लेयर्स का कल्टीवेशन बेस था, उसकी ताकत पोजुआन 9 लेयर्स से कहीं ज्यादा थी। आखिरी असली एनर्जी जो उसने इंजेक्ट की थी उसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। आज कई सालों बाद इसने जियाओ यी की जान बचाई। यही वजह है कि जियाओ यी ने अपनी जान बचाने के लिए बस ऐसे ही मास्क पहनना चुना। बेशक इसके लिए सिर्फ एक ही मौका है। जब तक डिफेंसिव कवर एक बार इस्तेमाल किया जाता है
तब तक उसमें मौजूद असली एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसे फिर से इंजेक्ट करना होगा। जियाओ यी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और खुद से बुदबुदाया, मैड ब्लड मिस्टीरियस मोनार्क द्वारा छोड़ी गई असली क्यूई खत्म हो गई है। मेरे कल्टीवेशन बेस के साथ भले ही असली क्यूई इंजेक्ट की गई हो, डिफेंसिव कवर ज्यादा मजबूत नहीं है। यह कुछ नहीं से तो बेहतर है, लेकिन सांस छिपाने का असर अभी के खुद के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। पीछे हटकर ध्यान भटकाने वाले ख्यालों को दूर फेंका, चुपके से कहा, अंकल टिएडा, उन्हें सुरक्षित निकल जाना चाहिए था। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी मजबूत है, प्रैक्टिस करने के बाद निकलने में देर नहीं होती। यह सोचने के बाद जियाओ यी नीचे के फ्लोर पर बने अनोखे कमरे में लौट आया। वैसे पागल खून जुआनजुन ने गोस्ट मास्क पर एक खास ऑरा बैरियर छोड़ा था, जो गुफा में मना किए गए ऑरा से जुड़ा है। इससे जियाओ यी गुफा में किसी भी जगह पहुंच सकता है। बेशक अगर तुम गुफा से बाहर निकलोगे तो यह बैरियर फेल हो जाएगा। फ्यूटन पर लौटकर और पालथी मारकर बैठ गए दो मार्शल स्पिरिट एक साथ खुल गईं और फ्यूटन के बढ़ने के साथ जियाओ यी ने तेजी से प्रैक्टिस शुरू कर दी। गुफा में अलग अलग ऑरा बैरियर के कई चमत्कार देखने के बाद उसने भी चाहा कि एक दिन वह पागल खून वाले रहस्यमयी राजा की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा पर भयानक कंट्रोल कर सके। यह मार्शल आर्टिस्ट के लंबे और बोरिंग ट्रेनिंग करियर का एकमात्र मजा हो सकता है, सभी लोगों से मिलने वाले फायदों और साधनों का आनंद लेना। इस तरह का पूरा पावर कंट्रोल किसी भी जोशीले इंसान को मोहित कर लेगा। असल में मैं अभी अभी हासिल किए गए दिन की 9 लेयर्स में पहुंचा था, और अगर मैं इनेट लोक में जाना चाहता था तो मुझे कुछ समय तक कड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी और पार करने के लिए काफी ज़ेन क्यूई जमा करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ 100 से ज्यादा सालों से जो रिच ऑरा बह रहा है, वह इस बार आपको बचा सकता है। इसके अलावा उसकी मार्शल सोल की एब्जॉर्प्शन स्पीड बहुत तेज है। एक पावरफुल मार्शल आर्ट सोल ही प्रैक्टिस रूटीन को तोड़ने का कॉन्फिडेंस है। इनेट के एक्वायर्ड ब्रेक थ्रू के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। जब 9 मेन चैनल एक ट्रू चैनल में मिल जाते हैं तो मार्शल आर्टिस्ट को इनेट के पहले लेवल पर सक्सेसफुली प्रमोट किया हुआ माना जाता है। मेन वेन नेचुरली मार्शल आर्टिस्ट की होती है, लेकिन वह ब्लॉक होती है। इसलिए एक्वायर्ड मार्शल आर्टिस्ट को इंप्योरिटीज को रिफाइन करना होता है। ट्रू वेन मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मेन वेन को फ्यूज करके बनाई गई थी। थोड़ी देर सोचने और तैयार होने के बाद जियाओ यी ने पल्स को मिलाना शुरू किया। दो महान मार्शल स्पिरिट्स ने जो ऑरा जल्दी से एब्जॉर्ब किया था, वह पहले ही ट्रू क्यूई में बदल चुका था ताकि वह कभी भी ब्रेक थ्रू कर सके। हे जियाओ यी अपने दिल में चिल्लाया। दूसरा, तीसरा, 9वां मेन चैनल क्यूई डैन से जबरदस्ती अलग हो गया, पहले मेन चैनल के करीब जाने के लिए तैयार। यह प्रोसेस काफी दर्दनाक होता है, मसल्स और हड्डियों को चीरने जैसा, और कई योद्धा शुरुआत में दर्द से बेहोश हो जाते हैं, जिससे फ्यूजन फेल हो जाता है। शियाओ यी को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह कराह नहीं उठा। उसका चेहरा अभी भी सपाट था, लेकिन उसका माथा पानी की धार की तरह पसीने से ढका हुआ था। काफी देर बाद सभी 8 मेन वेंस अलग हो गईं, और जब वह पहली मेन वेंस के पास आया तो शियाओ यी ने तुरंत मर्ज करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में कंट्रोल और टैलेंट पर जोर दिया जाता है। 9 मेन वेंस बिल्कुल ओवरलैप होनी चाहिए और मेन वेंस में असली एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए। कम क्वालिफिकेशन वाले कई योद्धा इस प्रोसेस में फेल हो गए हैं। या तो मेन चैनल थोड़ा भी ओवरलैप नहीं हुआ है, या फ्यूजन प्रोसेस के दौरान ज़ेन की थोड़ा निकल गया है। आधे घंटे बाद जब शियाओ यी ने प्रैक्टिस बंद की तो उसके शरीर की 9 मेन वेंस गायब हो गई थीं और उनकी जगह एक ज्यादा पावरफुल असली वेंस आ गई थीं। पहली बार जब उसने वेंस को मर्ज किया तो वह सफल हो गया। यह बेमिसाल जीनियस की कैटेगरी है। क्या यह इनेट रेल मार्शल आर्टिस्ट की असली पल्स है? जियाओ यी थोड़ा मुस्कुराया, अपने शरीर में असली एनर्जी को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। एक धमाके के साथ उसके हाथों में तुरंत असली एनर्जी का एक उछाल आया। इतनी तेज, इतनी मजबूत, जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। असली नसों की असली एनर्जी को मोबिलाइज करने की मजबूती, चौड़ाई और स्पीड मेन वेन से कहीं ज्यादा है, जो असल में 9 मेन नसों के ओवरलैप होने का नतीजा है। जेनमाई असल में मार्शल आर्टिस्ट द्वारा खुद बनाई गई इस मेरिडियन को असली पल्स कहा जाता है, क्योंकि यह असली क्यूई को स्टोर करने और मोबिलाइज करने के लिए सबसे सही है। और यह मत भूलिए, दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की 9 मेन नसें असली नसों में मिल जाती हैं, और जियाओ यी जिनमाई डैंग द्वारा एम्पलीफाई की गई 9 मेन नसें हैं जो असली नसों में मिल जाती हैं। उसकी असली नस दूसरे योद्धाओं की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा मजबूत है। ट्रू वेंस में मौजूद ज़ेनकी की मात्रा और जिस स्पीड से ज़ेनकी को मोबिलाइज किया जाता है, वह भी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में दर्जनों गुना तेज है। सिर्फ अपनी ट्रू एनर्जी पर भरोसा करते हुए उसकी ताकत इनेट 6th लेयर के बराबर है। अगर स्पिरिट वेपन और दूसरे होल कार्ड्स जोड़ दिए जाएं, तो उसकी ताकत पहले स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के खिलाफ खेलने की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगी। सब्जेक्ट पर वापस आते हैं। इनेट दायरे की फॉलोअप कल्टीवेशन इस पहले ट्रू चैनल पर भरोसा करके ट्रू क्यूई जमा करना और दूसरे ट्रू चैनल्स पाना है। एक ट्रू वेन ताकत की एक लेयर के बराबर होती है। 9 ट्रू वेंस का होना इनेट की 9 गुना कल्टीवेशन बेस है। बैंग! अचानक जियाओ यी ने अपने शरीर में ट्रू एनर्जी का एक पूरा शरीर जमा कर लिया और ट्रू एनर्जी की एक पतली परत कपड़ों की तरह दिखाई दी। यह ज़ेन क्यूई का वेस्ट है, जिसमें बहुत मजबूत डिफेंस पावर है।
पहले जियाओ यी ने भी फ्लेम कोट को गाढ़ा किया था, लेकिन वह सिर्फ मार्शल सोल का इस्तेमाल था असली एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा यह उसके शरीर पर आग की एक परत थी। लेकिन जेनकी कोट पूरे शरीर की जेनकी को असली नसों के जरिए जोड़कर बनता है, जो ज्यादा मोटा, ज्यादा ठोस और ज्यादा कमाल का होता है। एक है असली क्यूई का रिलीज होना, एक बनता है पूरे शरीर को सच्ची एनर्जी से जोड़कर। दोनों के डिफेंस नेचुरली अलग अलग होते हैं। जेनकी कोट जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की निशानी है, लेकिन सभी जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के पास यह नहीं होता। इसके लिए टैलेंट और कंट्रोल की भी जरूरत होती है। कई जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट ने क्यूई कोट को गाढ़ा करने की कोशिश की है, लेकिन नतीजतन कोट अस्थिर हो जाता है और क्यूई खत्म हो जाता है। क्यूई कोट को सच में गाढ़ा करने की काबिलियत पाने के लिए अक्सर 7वें जन्मजात लेवल या उससे ऊपर पहुंचना जरूरी होता है। पहले जियुन सिटी में जियाओ परिवार पर सिर्फ दूसरे बड़े और तीसरे बड़े का मालिकाना हक था। मुरोंग का परिवार सिर्फ कुछ लोगों का है, जैसे मुरोंग माउंटेन और मुरोंग हुआई और मुरोंग जी जैसे लोगों को सफलतापूर्वक गाढ़ा नहीं किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जियांटियन कोट भी एक ऐसी चीज है जो एक जीनियस योद्धा के पास होती है। अपना जेनकी कोट उतारने और अपने शक्तिशाली शरीर को महसूस करने के बाद जियाओ यी का चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। जाने का समय हो गया था, लेकिन जाने से पहले जियाओ यी फ्यूटन के सामने थोड़ा घुटनों के बल बैठा और सोफे को प्रणाम किया। हालांकि मैं तुम्हारे करीब नहीं हूं, लेकिन इस बार तुम्हारे गोस्ट मास्क ने मेरी जान बचाई। यह एक सीनियर है और मेरे घुटने टेकने के लायक है। जियाओ यी ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, जाने की तैयारी करते हुए। इस समय सोफे पर एक पफ हुआ, जैसे कोई रोक टूट गई हो। 3 चीजें अचानक हवा में प्रकट हुई। एक जेड बोतल, एक तलवार, एक किताब। चैप्टर 76 शूरा बैटल बॉडी। जियाओ यी ने किताब उठाकर उसे ध्यान से देखा। किताब के पहले पेज पर 4 बड़े अक्षर जूरा फाइटिंग बॉडी शानदार ढंग से लिखे गए हैं, जो साफ तौर पर एक टेक्निक है। किताब में जो लिखा है वह स्वाभाविक रूप से शूरा कॉम्बैट बॉडी के कल्टीवेशन मेथड के बारे में है। किताब के आखिर में यह पागल खून जुआनजुन की मौत से पहले छोड़ी गई भावना थी, साथ ही अपने बारे में कुछ बातें भी थीं। शूरा बैटल बॉडी शरीर को बेहतर बनाने का एक्सरसाइज मेथड 7 लेयर में बंटा हुआ है। यह टेक्निक बहुत जादुई है। इसमें शरीर को टेम्पर करने के लिए मॉन्स्टर बीस्ट का खून सोखना पड़ता है, ताकि योद्धा की फिजिकल ताकत मॉन्स्टर बीस्ट के बहुत करीब हो। पहला लेवल कंजमेशन है और फिजिकल ताकत मॉन्स्टर बीस्ट की 9 अंदरूनी ताकतों के बराबर है। दूसरा लेवल है कंजमेशन और इसकी फिजिकल ताकत डोंग जुआन के 9 गुना ताकत वाले मॉन्स्टर के बराबर है। तीसरा लेवल है कंजमेटेड और फिजिकल ताकत पो जुआन 9 फोल्ड की ताकत वाले मॉन्स्टर के बराबर है। और इसी तरह 7वीं मंजिल पर कंजमेशन शूरा की बॉडी पाना बेमिसाल ताकत के साथ और दुनिया की हर चीज को एक मुक्के से कुचला जा सकता है। एक पावरफुल टेक्निक। जियाओ यी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मॉन्स्टर जानवर की बॉडी इंसान की बॉडी से कहीं ज्यादा मजबूत है। एक ही दायरे और ताकत वाले इंसानी योद्धाओं और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई लगभग निश्चित रूप से कोई विरोधी नहीं है। अगर यह एक्सरसाइज इतनी जादुई है जैसा बताया गया है, तो यह सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे आसमान के खिलाफ भी कहा जा सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैड ब्लड जुआनजुन में अर्थ एलिमेंट दायरे को मारने की ताकत है और वह अर्थ एलिमेंट दायरे में नंबर 1 योद्धा है। मास 9 गुना जुआन मॉन्स्टर के बराबर है और उसके पास 9 गुना जुआन का कल्टीवेशन बेस और असली एनर्जी है। यह सच में डरावना है, जियाओ यी ने हैरानी से खुद से कहा। हालांकि शूरा बैटल बॉडी मजबूत होने के बावजूद इसे कल्टीवेट करना भी बहुत मुश्किल है। मैड ब्लड जुआनजुन भी सिर्फ कंजमेशन के तीसरे लेवल तक ही पहुंच पाया। सबसे पहले इसे समझना बहुत मुश्किल है। एक बेमिसाल जीनियस के भी कल्टीवेट होने का चांस सिर्फ 10% से भी कम होता है। दूसरा, मॉन्स्टर बीस्ट का खून बहुत हिंसक होता है और उसमें एक हिंसक ऑरा होता है जिसे इंसान सीधे निगल नहीं सकते। अगर इसे अपनी मर्जी से निगल लिया जाए तो यह जेन क्यूई डिसऑर्डर पैदा करेगा और आखिर में कंफ्यूज हो जाएगा। शूरा बैटल बॉडी टेक्निक इन खतरनाक ऑरा को आसानी से ठीक कर सकती है, लेकिन यह सब नहीं बल्कि ज्यादातर ऑरा हैं। इसलिए समय के साथ ये खतरनाक ऑरा जमा होते रहेंगे, जिससे कंफ्यूजन होगा। जुआनक्स्यू जुआनजुन के लिखे नोट्स के मुताबिक जब वह कंजमेशन के तीसरे लेवल पर पहुंचता है तो उसके शरीर में खतरनाक ऑरा को दबाना बहुत मुश्किल होता है। जब वह लड़ता है तो उसका खून तेजी से बहता है और उसे पागल खून वाला रहस्यमय राजा कहा जाता है। और स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के खून में बिजली के गुण होते हैं जो इन खतरनाक ऑरा को मार सकते हैं। इसके अलावा ऐसा हुआ कि स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल पॉक्सुआन शहर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के खिलाफ एक्शन लिया। बेशक पता चला कि उसने स्टार थंडर क्रोकोडाइल को सील करके मार डाला था। जियाओ यी ने चुपके से भौहें चढ़ाई। यह टेक्निक पावरफुल और दमदार है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है। जुआनक्स्यू जुआनजुन जैसी डरावनी और हैरान करने वाली पीढ़ियों का भी इन हिंसक ऑरा से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिस करने जाऊं। ठीक है, जियाओ यी ने अचानक अपनी भौहें ढीली की और मुस्कुराया। जियाओ परिवार अभी भी मेरे वापस जाने का इंतजार कर रहा है। इतने पावरफुल एक्सरसाइज मेथड से
कोई भी इस लालच का विरोध नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। मुझे अब बहुत ताकत की जरूरत है। इसके अलावा मॉन्स्टर के खून की हिंसक सांस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। स्वर्ग, मटेरियल और अर्थ के कुछ खास खजाने या अजीब खजाने इन हिंसक ऑरा को खत्म कर सकते हैं। जियाओ यी ने शूरा कॉम्बैट बॉडी टेक्निक को एक तरफ रख दिया और दूसरी चीज को देखा। यह सबसे अच्छा स्पिरिट वेपन ब्लड स्लॉटर स्वॉर्ड था, लेकिन इसे 100 साल तक गुफा में रखा गया था और गुफा में रोग की वजह से बहुत सारा ऑरा एब्जॉर्ब हो गया था। तलवार की ताकत बहुत कम हो गई है और अब इसे मुश्किल से ही मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल हथियार माना जा सकता है। लेकिन जब तक आप इसे गर्म करने के लिए असली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तब तक आप दशकों बाद भी सबसे अच्छे स्पिरिट आर्टिफैक्ट रैंक पर वापस आ सकते हैं। तीसरी बात, जेड बोतल में छठे लेवल के मॉन्स्टर पर्पल फ्लेम लायन किंग का खून था। छठे लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट में अर्थ एलिमेंट की ताकत होती है और मैड ब्लड मिस्टीरियस मोनार्क को इससे मारा जा सकता है। यह सोचा जा सकता है कि वह उस समय कितना ताकतवर रहा होगा। हालांकि उस समय उसके शरीर में पहले से ही इतना क्रूर ऑरा था कि वह उसे दबा नहीं सका, जिसके कारण वह उसे नहीं ले पाया। अस्थायी रूप से उसने हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल को वश में करने और उसके शरीर से क्रूर सांस को खत्म करने के बाद उसे लेने की योजना बनाई थी। इसकी बात करें तो हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल सिर्फ 5वें लेवल का राक्षस है और पागल खून वाला जुआनजुन उसे आसानी से हरा सकता था। लेकिन लड़ाई के दौरान हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल अचानक अर्थ एलिमेंट दायरे की ताकत में घुस गया और गरजते हुए हुआंगजे पर अपने इलाके के तौर पर भरोसा किया और बिजली कंट्रोल करने की शक्ति बहुत बढ़ गई, जिससे पागल खून वाले जुआनजुन को उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। घर के करीब किताब के आखिर में यह पागल खून वाले रहस्यमय राजा के बारे में कई बातें बताता है, जिसमें स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के साथ लड़ाई और उसके अपने खजाने की स्थिति भी शामिल है। मुझे डर है कि मैं मरने से पहले इतना अकेला नहीं मरना चाहता। मैं इस दुनिया में और विचार छोड़ना चाहता हूँ। खजाने, गोस्ट मास्क, ब्लड स्लॉटर तलवार और शूरा बैटल बॉडी की बात करें तो किताब में विस्तार से बताया गया है। यह असल में उसका सामान नहीं था, बल्कि जब वह छोटा था तो उसे मेनलैंड में कहीं एक रहस्यमय खंडहर से मिला था। गोस्ट मास्क और ब्लड स्लॉटर स्वॉर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शूरा बैटल बॉडी में स्क्रॉल की सिर्फ पहली 4 लेयर हैं और स्क्रॉल के बाद तीसरी लेयर उसकी नहीं है। वह पहले 4 लेवल को कंजमेशन तक रिफाइन करना चाहता था, फिर एक बार फिर मेनलैंड में गया अगले स्क्रॉल की तलाश में, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास कोई चांस नहीं था। मरने से पहले उसने ये 3 चीजें पीछे छोड़ दी और कोई ऐसा जिसे ये मिलना तय था। मुझे यह भी उम्मीद है कि कोई जिसकी किस्मत में लिखा है उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सके और एक दिन अगला स्क्रॉल ढूंढ सके। शियाओ यी बेबस होकर मुस्कुराया। ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ स्क्रॉल भी है तो यह मेरे लिए अर्थ एलिमेंटल रेन तक कल्टीवेट करने के लिए काफी होगा। मुझे स्क्रॉल मिल पाएगा या नहीं, यह चांस पर डिपेंड करता है। उसके बाद शियाओ यी ने बिस्तर पर झुककर प्रणाम किया। वैसे भी अगर आपके इतने सारे बच्चे हैं तो आपको झुककर धन्यवाद देना चाहिए। शियाओ यी फिर से फ्यूटन पर बैठ गया, जेड की बोतल खोली और बाहर जाने से पहले शूरा बैटल बॉडी की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया। एक मॉन्स्टर जानवर के पूरे शरीर में बस थोड़ा सा खून होता है और उसमें सिर्फ एक छोटी बोतल होती है। हालांकि एक क्रूर ऑरा होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है और इसका कोई असर नहीं होगा। गुफा से निकलने के बाद आप इसका हल ढूंढ सकते हैं। स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल की बिजली की एनर्जी ने क्रूर माहौल को खत्म कर दिया। वह गुफा में कैद हो गया और शियाओ यी गोस्ट मास्क के साथ कभी भी उसके पास जा सकता था। लेकिन शियाओ यी की अभी की कमजोर ताकत के कारण उसने इससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की। शक्तिशाली मॉन्स्टर्स के पास ऐसे तरीके होते हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक खास लेवल पर पहुंचने के बाद उनमें से कुछ बोल सकते हैं और इंसानी रूप में भी बदल सकते हैं। जियाओ यी ने सोचा, जब भविष्य में उसकी ताकत कामयाब होगी तो स्टार थंडर क्रोकोडाइल के वापस आने में ज्यादा देर नहीं होगी। इसके बारे में सोचने के बाद उसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस शुरू कर दी। जेड बोतल में राक्षस का खून एक बार में पूरा पीने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करने के लिए एक घूंट लिया। खून पेट में जाता है और शूरा बैटल बॉडी के ऑपरेशन के हिसाब से तुरंत एनर्जी बदल देता है। यह छठे लेवल के राक्षस जियान लायन किंग का सार और खून होने के लायक है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है जो तेजी से शरीर के अंगों और सैकड़ों कंकालों में घूमती है। जियाओ यी लगभग साफ महसूस कर सकता था कि उसका शरीर तेजी से मजबूत हो रहा है। उसी समय शरीर में एक तेज सांस उठी, जिससे वह बेचैन हो गया और खुद को असहनीय भी बना लिया और उसे मारने की इच्छा हुई। शांत रहो, जियाओ यी मन ही मन चिल्लाया। असुर बैटल बॉडी को साधना में यह भी एक मुश्किल है। मॉन्स्टर स्पिरिट के खून में बेचैनी और पागलपन लोगों को आसानी से गिरा सकता है और पागल कर सकता है। किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना के दौरान इस हालत में आना बहुत खतरनाक होता है। जियाओ यी के तेज दिमाग की वजह से उसने जल्द ही अपना दिमाग स्थिर कर लिया। जब यह शक्ति खत्म हो गई तो जियाओ यी को एहसास हुआ कि उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, इसलिए उसने एक ही बार में सारा मॉन्स्टर खून जेड बोतल में डाल दिया। एक बार फिर शूरा कॉम्बैट बॉडी के प्रैक्टिस तरीके के अनुसार शक्ति को बदलें। अचानक शरीर तेजी से मजबूत हुआ और शरीर में क्रूर आभा भी हैरानी की बात है कि बहुत तेज थी।
जियाओ यी की आंखें सच में लाल होने लगीं, उसके मारने के इरादे से उसका चेहरा डरावना और घिनौना था। धत तेरे की, पर्पल फ्लेम लायन किंग की क्रूर आभा कितनी डरावनी है। जियाओ यी ने मन ही मन कोसा, भागने की इच्छा को रोकने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे उसने फिर से अपने दिमाग को संभाला। हालांकि उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, फिर भी उसे मारने की इच्छा हो रही थी। लेकिन इससे उसे कोई खतरा नहीं था। वह सह सकता था कि इन राक्षसों के खून की ताकत पूरी तरह बदल गई थी। साधना के आखिर तक इंतजार करो और फिर इन सांसों को दबा दो, इससे खुद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस समय उसकी आंखें बदलने लगीं। असली लाल रंग धीरे धीरे नीले और लाल रंग में बदल गया। अचानक चांद के सूरज की आंखें दिखाई दीं, जिसने लाल रंग को पूरी तरह से दबा दिया और खतरनाक सांस को भी तुरंत दबा दिया। क्या बात है, जियाओ यी अचानक चौंक गया। आम हालात में चांद के सूरज की आंखें सिर्फ मार्शल स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करते समय या गोलियां देखते समय ही दिखाई देती हैं। अगले ही सेकंड जियाओ यी अपना मुंह कान से कान तक बंद नहीं कर पाया। शरीर में भड़की खतरनाक आभा को बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल सोल की ताकत ने जबरदस्ती रोक दिया, जिससे वह उसके शरीर में इधर उधर नहीं घूम पाई। फिर चांद के सूरज की आंखों का दिखाई न देने वाला भंवर उसके शरीर में दिखाई दिया, जिसने कैद खतरनाक सांस को तेजी से एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ी ही देर में खतरनाक सांस एब्जॉर्ब हो गई, अपने आप उस दिखाई न देने वाले भंवर में गिर गई और उसका वजूद खत्म हो गया। नहीं, क्या तुम खतरनाक सांस भी एब्जॉर्ब कर सकते हो? जियाओ यी ने अंदर देखा, अपने शरीर में बिंगलुआन तलवार को देखते हुए चुपके से चुप हो गया। चैप्टर 77 एमेथिस्ट लिंगयान। 1 घंटे बाद जियाओ यी ने अपनी प्रैक्टिस खत्म कर दी। पर्पल फ्लेम लायन किंग के मॉन्स्टर एसेंस का सारा खून सोख लिया गया था। खुशकिस्मती से शूरा बैटल बॉडी की पहली लेयर ट्रेन हो गई थी। जियाओ यी खड़ा हुआ, उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पावर से भरा हुआ है और उसने एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ एक ऑरा बैरियर कुछ बार हिला। बहुत मजबूत, जियाओ यी ने सांस ली। अभी के मुक्के में उसने ट्रू क्यूई और मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा किया। सिर्फ फिजिकल ताकत, मेरे पास जन्मजात 9 गुना कॉम्बैट पावर है और शूरा की कॉम्बैट बॉडी सच में बहुत मजबूत है। जियाओ यी ने मन ही मन आह भरी। आम योद्धाओं के लिए सच्ची एनर्जी ही ताकत का मुख्य सोर्स है। अगर असली क्यूई नहीं है तो ताकत बहुत कम हो जाएगी और असली कॉम्बैट पावर दिखाई नहीं देगी। यही वजह है कि जब कोई योद्धा बाहर लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वह आमतौर पर अपनी असली एनर्जी पूरी तरह खत्म करने की हिम्मत नहीं करता, नहीं तो यह बहुत खतरनाक होगा। लेकिन आज का जियाओ यी, भले ही उसके पास कोई असली एनर्जी, कोई स्पिरिचुअल हथियार या कोई और तरीका न हो, वह अकेले अपने शरीर से 9 गुना जन्मजात मॉन्स्टर जानवर से लड़ सकता है। अगर यह स्पिरिचुअल हथियार नहीं है तो मेरी फिजिकल ताकत अब मेरे पास सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर है। ओह, पहला लेवल पहले से ही इतना पावरफुल है, अगर मैं दूसरे लेवल में ट्रेनिंग करता हूं। जियाओ यी ने मन ही मन सोचा। बेशक उसने बस इसके बारे में सोचा। शूरा कॉम्बैट बॉडी को मॉन्स्टर स्पिरिट से बहुत ज्यादा खून की जरूरत होती है। इस बार मैड ब्लड मिस्टीरियस मोनार्क द्वारा छोड़े गए छठे लेवल के मॉन्स्टर पर्पल फ्लेम लायन किंग के एसेंस और खून पर भरोसा करके वह एक ही झटके में पहले लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहा। अंदर की गोली के अलावा मॉन्स्टर बीस्ट के खून में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। एसेंस और खून, शरीर के खून में सबसे ज्यादा एसेंस की बस कुछ दर्जन बूंदें होती हैं। पर्पल फ्लेम लायन किंग अर्थ एलिमेंट रेन की ताकत वाला एक मॉन्स्टर है और उसका सारा खून मेरे लिए पहली लेयर को पूरा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए काफी है। अगर यह दूसरे 3 लेवल के मॉन्स्टर हैं तो सिर्फ इनेट स्ट्रेंथ ही काफी है और मुझे नहीं पता कि कितने मारने हैं। दूसरे लेवल की तो बात ही छोड़िए, इसके लिए और ज्यादा मॉन्स्टर ब्लड की जरूरत है। जियाओ यी ने खुद से कुछ बार बुदबुदाया और अपना सिर हिलाया। असुर बैटल बॉडी के 7 लेवल होते हैं और हर लेवल पर कल्टीवेट करने के लिए मॉन्स्टर के खून की जरूरत होती है। लेयर्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा मॉन्स्टर ब्लड एनर्जी की जरूरत होगी। इस समय जियाओ यी का शरीर अचानक बेचैन हो गया। हाँ, जियाओ यी चौंक गया अंदर देखते हुए। बेचैनी असल में शरीर में मार्शल सोल से पैदा हुई थी। आग को कंट्रोल करने वाला जानवर जो हैरान रह गया था, अचानक इस पल एक्टिव हो गया, जैसे उसमें कुछ डाला जा रहा हो। यह एक क्रूर सांस है, क्या यह खत्म नहीं हो गई? जियाओ यी का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया, लेकिन अचानक उसे कुछ पता चला, नहीं, यह क्रूर सांस नहीं है, यह एक सिंपल फोर्स है। जब आग को कंट्रोल करने वाला जानवर एक्टिव होना बंद हो गया तो जियाओ यी को लगा कि यह उसकी मार्शल सोल है और उसे नेचुरली पता चल गया कि उसके साथ क्या हुआ है। बस यही है, जियाओ यी ने खुद से कहा। क्रूर सांस पर्पल फ्लेम लायन किंग के एसेंस और खून से आती है और इसमें उसकी पावर है। लूनर सन की आंखों से क्रूर शक्ति सोखने के बाद बची हुई सारी शुद्ध शक्ति फायर कंट्रोल बीस्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे यानफू के जहरीले खंजर वाली मार्शल सोल ने यी को चाकू मारा था, वैसे ही बादलों से घिरे सूरज की आंखों ने टॉक्सिन को खत्म कर दिया और बची हुई शक्ति फायर कंट्रोल करने वाले बीस्ट मार्शल सोल को ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन क्या लूनर सन की आंख सिर्फ मार्शल सोल की शक्ति को ही सोख नहीं सकती? वह इस समय क्रूर सांस को कैसे सोख सकता था? काफी देर बाद भी जियाओ यी को समझ नहीं आया और उसने अपने हाथ की एक हरकत से अपनी हथेली को गाढ़ा करने के लिए एक लॉ को घुमाया। इस समय वह और भी हैरान हो गया।
क्योंकि लॉ बैंगनी निकली। क्या यह हो सकता है? जियाओ यी को अचानक एक भयानक आइडिया आया। पर्पल फ्लेम लायन किंग छठे लेवल के मॉन्स्टर्स में एक मशहूर मॉन्स्टर है, खासकर एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम जिसे वह कंट्रोल करता है, जो एक बहुत शक्तिशाली लॉ है। एक बार जब कोई चीज दागदार हो जाती है बैंगनी सूजन, यह हड्डी के गैंग्रीन की तरह होगी, इसे मिटाया नहीं जा सकेगा, पानी से नहीं बुझाया जा सकेगा, हवा से नहीं बुझाया जा सकेगा, जब चीज पूरी तरह जल जाएगी तभी यह अपने आप बुझेगी। शियाओ यी ने कोशिश की और कियानकुन बैग से बैंगनी बादल के महीन लोहे का एक टुकड़ा निकाला। बैंगनी लॉ जियुन महीन लोहे से टकराई और वह तुरंत सोख ली गई। कुछ ही सेकंड में जियुन महीन लोहे का पूरा टुकड़ा जलकर राख हो गया। हिस शियाओ यी ने सांस ली, यह एमेथिस्ट लिंगयान निकला। जियुन महीन लोहा बहुत सख्त चीज है। वह इसे आग से जलाता था और इसे पूरी तरह पिघलने में सिर्फ आधा घंटा लगता था। लेकिन अब एमेथिस्ट स्पिरिट की लॉ की जलन में यह इसे कुछ सेकंड तक भी नहीं रोक सकता। फायर कंट्रोल बीस्ट में असल में मैनिपुलेट करने की काबिलियत होती है। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम जियाओ यी को गुस्सा आया। इस दुनिया में कई तरह की लपटें हैं, मजबूत और कमजोर। जियाओ परिवार के बुजुर्ग की तरह वह ल्यूजिन लिहो नाम की एक लपट को कंट्रोल कर सकता है। बहता सोना आग से दूर होता है, इसका टेम्परेचर आम लपटों से बहुत ज्यादा होता है और अटैक पावर बहुत ज्यादा होती है। रिफाइनिंग टेक्निक में बुजुर्ग जिस स्पीड से दवा वाली चीजें जलाते हैं वह बहुत बढ़ जाती है और रिफाइनिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े बुजुर्ग की मार्शल सोल बहते सोने की स्पिरिट है और आग से मुक्त है, जिसमें आग का गुण है। लेकिन आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट सिर्फ आम लपटों को कंट्रोल कर सकती है, जो अभी भी सबसे कमजोर तरह की होती हैं, और वे लकड़ी जलाने के लिए भी लगभग वैसी ही होती हैं। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम पर्पल फ्लेम लायन किंग के पास एक खास एबिलिटी है जो लियू जिन लिहो से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। फायर कंट्रोल बीस्ट कैसे हो सकता है इस्तेमाल किया। जियाओ यी ने थोड़ी देर सोचा और मोटे तौर पर कुछ अंदाजा लगाया। चांद के सूरज की आंखें दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट पावर को अपने आप सोख सकती हैं, जिससे किसी की मार्शल स्पिरिट रैंक बढ़ जाती है। शायद फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट मॉन्स्टर बीस्ट स्पिरिट की है। पर्पल फ्लेम लायन किंग भी एक मॉन्स्टर बीस्ट है और उसकी क्रूर आभा में नेचुरली उसकी काबिलियत होती है। चांद के सूरज की आंखों ने क्रूर सांस सोखने के बाद जियाओ यी के शरीर के लिए नुकसानदायक क्रूर ताकत को खत्म कर दिया और पर्पल फ्लेम लायन किंग की बची हुई काबिलियत फायर कंट्रोल बीस्ट में डाल दी गई। सीधे शब्दों में कहें तो चांद के सूरज की आंखों ने फायर कंट्रोल करने वाले बीस्ट को पर्पल सूजन को कंट्रोल करने की काबिलियत दी। जियाओ यी हंसे बिना नहीं रह सका, फायर कंट्रोल करने वाला बीस्ट बेवकूफ है। हालांकि वह फायर कंट्रोल करने में माहिर है, वह एक लो लेवल मॉन्स्टर है और उसके पास सिर्फ साधारण आग होती है। यह अच्छा है, इसमें एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम है और यह ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। हाँ, जियाओ यी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद उसने फिर से सोफे को प्रणाम किया, फिर मुड़कर चला गया। गुफा से निकलकर और बड़े ट्रांसपेरेंट ऑरा बैरियर को देखकर जियाओ यी ने उसे छुआ। यह एक सॉलिड बैरियर था। शुरू में डोंगफू को बचाने के अलावा इस बैरियर का एक डिफेंसिव रोल भी था। जब तक यह मैड ब्लड मिस्टीरियस मोनार्क से ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर न हो, वह बैरियर पार करके गुफा में नहीं जा सकता। बस इतना हुआ कि स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल ने अपने हाथ पैर हिलाए, जिससे डेमन हंटर्स अंदर आ गए। अब हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल से बना क्लोन खत्म हो गया है और इस ऑरा बैरियर ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। अब से कोई भी गुफा में अंदर नहीं जा सकता। जियाओ यी को भी साफ लगा कि उसके शरीर पर भूत के मास्क का कोई असर नहीं हुआ। अगर वह अगली बार फिर आना चाहता है तो उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसमें जबरदस्ती बैरियर तोड़ने की ताकत न आ जाए। गुफा में आसमानी थंडर क्रोकोडाइल के अलावा अनगिनत थंडर क्रोकोडाइल हैं। लेकिन क्योंकि उस साल पागल खून वाले जुआनजुन ने उन्हें नहीं मारा, मुझे डर है कि कोई वजह होगी। जियाओ यी ने मारने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि इससे रोप पर असर पड़े। कुछ सांस लेने के बाद जियाओ यी पहले ही निकल चुका था। डोंगफू की यह ट्रिप काफी फायदेमंद थी। स्वर्ग और पृथ्वी के हाई ग्रेड खजाने, भूत के मास्क और खून की तलवारों का एक बैच। शूरा कॉम्बैट बॉडी एक्सरसाइज मेथड भी है जो पहले लेवल को पूरा करने के लिए भी बेहतर बनाता है। ओ जुआनचेंग डेमन हंटिंग पैलेस। जियाओ यी टास्क के लिए गया और अपना टोकन दे दिया। हंटिंग डेमन पैलेस के स्टाफ ने एक टास्क मैनुअल निकाला, उसे कुछ बार चेक किया और फिर जियाओ यी को लौटा दिया। यह टास्क पब्लिशर ने खत्म कर दिया है और बाउंटी दे दी गई है, डेमन हंटर ने प्यार से कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया, वह जानता था कि अंकल टिएडा और दूसरों को पॉक्सवान सिटी लौटने के बाद मिशन पूरा कर लेना चाहिए था। डेमन हंटर हॉल के स्टाफ ने आगे कहा, यह एक 3 लेवल का रिक्रूटमेंट मिशन है। तुमने इसे पूरा कर लिया है और तुम्हें 10 मिशन पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा तुम्हारा लेवल फर्स्ट लेवल डेमन हंटर है। अगर तुम में काफी ताकत है तो तुम्हें लेवल 3 डेमन हंटर में प्रमोट किया जा सकता है। लेवल 3 डेमन हंटर। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। वह लो लेवल टास्क लेकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अच्छा होगा अगर वह अपना लेवल सुधार सके। 3rd लेवल मिशन पूरा करने के बाद तुम 3rd लेवल डेमन हंटर में प्रमोट होने के लायक हो जाओगे। क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? जियाओ यी ने पूछा।
बहुत आसान है, डेमन हंटर हॉल के स्टाफ ने कहा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम में लेवल 3 डेमन हंटर की काबिलियत है। कैसे साबित करोगे? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। डेमन हंटर पैलेस के स्टाफ ने समझाया, सबसे आसान तरीका है कि तुम अपनी सांस दिखाओ, लेकिन मैं तो बस एक आम डेमन हंटर हॉल स्टाफ हूँ और मैं ताकतवर नहीं हूँ। अगर तुम्हारी सांस बहुत तेज है तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें जज नहीं कर पाऊंगा। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या डेमन हंटिंग पैलेस में तुम्हारे पास इससे ज्यादा ताकतवर लोग नहीं हैं? डेमन टेम्पल का स्टाफ हंसा। असल में एक डीकन था जो इस आइटम का इंचार्ज था, लेकिन उसे कुछ बाहर ले जाना था। लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्य काफी ताकतवर हैं, लेकिन वे आपकी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। जियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े। डेमन हंटिंग पैलेस के नियम सच में बहुत परेशान करने वाले थे। तुम्हारा डीकन कब वापस आएगा? शायद कुछ दिन, शायद कुछ हफ्ते। हमारा चीफ डीकन आजाद है, लेकिन आप उसे अपने अधिकार में नहीं देख सकते। यह जियाओ यी चुप रह गया और पूछा, अगर मैं इन्नेट रेल में हूं तो मेरे पास लेवल 3 डेमन हंटर बनने की काबिलियत है। हो सकता है, लेकिन मैं यह तय नहीं कर सकता कि आप इन्नेट हैं। एक धमाके के साथ जियाओ यी पर अचानक मासूमियत का कोट आ गया। मासूम कोट? डेमन हंटिंग पैलेस का स्टाफ हैरान रह गया। क्या यह साबित हो सकता है? जियाओ यी ने पूछा। जरूर, हंटिंग डेमन पैलेस के स्टाफ ने सिर हिलाया और तुरंत जियाओ यी का टोकन मान लिया। इन्नेट रेल में जरूरी नहीं कि जेन की आउटरवियर हो, लेकिन जिसके पास असली क्यूई आउटरवियर है वह इन्नेट रेल और उनमें से जीनियस होना चाहिए। चैप्टर 78 चले जाओ। थोड़ी देर बाद मिशन ऑफिस से डीमन हंटर वापस आया और जियाओ यी का टोकन वापस दे दिया। मिस्टर यी जियाओ, यह आपका टोकन है। यह आपके लिए रजिस्टर हो गया है। अब से आप लेवल 3 डीमन हंटर हैं। डीमन हंटर पैलेस के स्टाफ ने प्यार से कहा। मैं अब लेवल 3 का टास्क ले सकता हूं, है ना? जियाओ यी ने पूछा। जाहिर है यह मुमकिन है, डीमन हंटर पैलेस के स्टाफ ने कहा। सिर्फ लेवल 3 के मिशन ही नहीं, बल्कि कोई भी लेवल 4 या 5 का मिशन लिया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ पाबंदियां हैं और आप टास्क नहीं ले सकते? जियाओ यी को शक हुआ। डीमन हंटिंग स्टाफ मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ पहले लेवल के डीमन हंटर्स के लिए है। वे सब नए हैं और मजबूत नहीं हैं। हमें डर है कि डीमन हंटिंग टेम्पल में उनकी जान चली जाएगी, इसलिए वे अपनी जान गंवा देंगे। यह पाबंदी। तुमने एक थर्ड लेवल रिक्रूटमेंट मिशन पूरा कर लिया है और तुम्हारे पास एक इनेट लेवल कल्टीवेशन बेस है। अब तुम एक थर्ड लेवल डेमन हंटर हो, जाहिर है अब तुम पर ये पाबंदियां नहीं हैं। बस इतना ही। जियाओ यी ने सिर हिलाया, टोकन लिया और फिर क्वेस्ट में कुछ क्वेस्ट किए। वैसे जब से वह गुफा से निकला है तब से वह गोस्ट मास्क पहने हुए है। एक बार किलर्स का किंग होने के नाते वह अच्छी तरह जानता है कि कई मामलों में एक और पहचान का मतलब एक और जिंदगी हो सकती है। अब जब वह यी जियाओ के नाम से एक डेमन हंटर के तौर पर काम कर रहा है तो चलो अभी के लिए मास्क पहन लेते हैं। बाहर घूमने वाले कई अकेले योद्धा कई वजहों से मास्क पहनते हैं, या तो अपनी पहचान छिपाने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, या अपने चेहरे की दिक्कतों के लिए। शॉर्ट में, योद्धाओं के लिए मास्क पहनना बहुत आम बात है और इससे दूसरों का खास ध्यान नहीं जाएगा। जब तक जियाओ यी अकेले पॉक्सुआन सिटी में घूमता रहा, उसे मास्क पहने कई योद्धा मिल सकते थे। इसके अलावा भूत के मास्क का लुक भी दूसरे मास्क जैसा ही है। डेमन हंटिंग पैलेस से निकलकर जियाओ यी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जाने के लिए तैयार था। जैसे ही वह हंटिंग डेमन पैलेस के गेट से बाहर निकला, कुछ योद्धा उसकी तरफ बढ़े। वे अंकल टिएडा थे, लेकिन उन्होंने जियाओ यी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे चले गए। डेमन हंटिंग पैलेस में हर दिन योद्धा आते जाते रहते हैं और हर कोई दूसरों पर खास ध्यान देगा। कैप्टन, आपको क्या लगता है कि इस बार हमें कौन सा मुश्किल काम करना चाहिए? क्या आप कुछ लोगों को हायर करने के लिए एक और रिक्रूटमेंट मिशन पोस्ट करना चाहेंगे? लिनफी और वांग युआन ने चलते हुए पूछा। अंकल टिएडा ने आह भरी, ओह भाई, यी जियाओ मर गया है और कियान मो को उसका परिवार ले गया है। हमारे पास इतने अच्छे टीममेट्स को रिक्रूट करने की किस्मत नहीं है। भूल जाओ, वैसे भी काम मुश्किल नहीं है। बड़ा ओह, वो लिन फेई है, अंकल टिएडा ने आगे कहा। मैं बाद में कुछ अगरबत्ती खरीदूंगा और जब मैं कुछ दिनों में ली मिंग हुआंगजी के पास एक मिशन के लिए जाऊंगा तो मैं भाई यी जियाओ को वैसे ही सलाम करूंगा। अच्छा, लिन फेई ने सिर हिलाया। बातचीत करते हुए कई लोग जियाओ यी के पास से गुजरे और डेमन हंटिंग पैलेस में घुस गए। साइड में जियाओ यी काली लाइनों से भरा हुआ था। हालांकि अपनी पहचान बताए बिना वह वैसे भी पॉक्सुआन सिटी छोड़ने वाला था और भविष्य में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। बस इतना जान लो कि सब ठीक हैं। इसके अलावा मेरी छुट्टी बेशान मुरों के परिवार के साथ है, इसलिए दूसरे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है ताकि वे इसमें शामिल न हो। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ यी ने अंकल टिएडा और दूसरों की ओर देखा, फिर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जाने की तैयारी करते हुए चला गया। पॉक्सुआन शहर में एक सराय में एक शानदार कमरा। कियान मो एक बूढ़े आदमी का हाथ हिलाता रहा। बूढ़े आदमी का चेहरा कड़वा था। मिस, मुझे और मत हिलाओ, नहीं तो मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाएंगी। कियान मो ने हिलना बंद किया और गिड़गिड़ाया, दादाम्यू, आप मुझे पागल खून के रहस्यमय राजा के गुफा वाले घर में ले चलो, ठीक है, बस एक बार।
बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और बेबसी से कहा, मिस, मुझे पता है कि आप ना ही जियाओं को बचाना चाहती हैं, लेकिन गहरे खून के राजा क्रेजी ब्लड का गुफा वाला घर नहीं, इसे गुफा वाला घर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यह असल में एक बड़े पैमाने पर सील की हुई जगह थी। वह पागल खून के जुआनजुन ने अपनी जान देकर बनाया था। कम से कम एक योद्धा जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वह जबरदस्ती रोक तोड़ सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बस अंदर चला जाऊं? कम से कम मुझ में यह काबिलियत तो नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। कियान मो पीछे नहीं हटा। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, मिस, मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। मुझे तो छोड़ो, बेशान काउंटी में भी मुझे डर है कि मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिल सकता जो इस साल के पागल खून वाले जुआनजुन से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। उस पागल आदमी की ताकत के साथ युआन युआन दायरे के खाली रहने का इंतजार करने से उसकी कोई मदद नहीं हो सकती। कम से कम उसे युआन युआन के बीच या बाद के दौर का योद्धा तो होना ही चाहिए। मुझे बताओ दादाजी म्यू, मैं उसकी रोक तोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मिस, आपको क्या लगता है पोक्सुआनचेंग जैसे बड़े शहर में कई बड़े कबीले हैं जिनके मुखिया सभी डोंगजुआन दायरे में हैं। उनकी ताकत से आम डेमन हंटर्स को भी खबर पता चल जाती है, उन्हें पता नहीं चल सकता। लेकिन इनमें से कोई नहीं, वे एक योद्धा भेजेंगे। उन्हें पता है कि वहां कुछ मुश्किल है। अगर वे किसी को मरने के लिए भेजते हैं तो वे बच्चे को नहीं पा सकते, यानी वे मूर्ख चले जाएंगे। फिर ये जियाओ बेकार में मर गया, वह भी बेवकूफ था। कियान मो का चेहरा बदसूरत देखकर बूढ़े आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया। तुम बदमाश हो। कियान मो बेचैनी से पैर पटकते हुए बूढ़े आदमी की दाढ़ी खींची। अरे, मेरी दाढ़ी मत खींचो, दर्द होता है। बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, अच्छा दादाजी म्यू ने कुछ गलत कहा, तुम पहले छोड़ दो। कियान मो ने बूढ़े आदमी की दाढ़ी छोड़ दी और बेचैनी से कहा, बेशान काउंटी में कोई भी बैन नहीं तोड़ सकता। मैं दादाजी से मिलने वापस जाऊंगा और दादाजी मेरी मदद जरूर करेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, वैली लॉर्ड की ताकत से बेशक बैन तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम मेडिसिन किंग वैली वापस जाएं और फिर इस बेशान काउंटी में लौटें तो क्या अभी भी टाइम है? जैसा आपने पहले कहा, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्टार थंडर क्रोकोडाइल उस दिन भी सील में होगा, लेकिन उसने एक क्लोन बना लिया है और रोक पर कुछ ट्रिक्स भी की हैं ताकि आम डेमन हंटर्स गुफा में अंदर जा सकें। बूढ़ा आदमी पक्का कोई जनरल नहीं है, वह कभी खुद गुफा में नहीं गया है, लेकिन उसने कई बातों का अंदाजा लगाया है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, आपको नहीं पता कि जिंगलेई क्रोकोडाइल उस दिन कितना खतरनाक जानवर था। उसका छोटा क्लोन गुफा के नीचे के सभी योद्धाओं को कुचलने के लिए काफी था। मिस, मान लीजिए इतने लंबे समय तक वह बच्चा जल्द ही मर जाएगा। इसके अलावा जिस बिग बैंग का आपने जिक्र किया उससे बच्चा मर सकता था। मैं? कियान मो अचानक पीला पड़ गया और कमजोरी से बैठ गया। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, मिस, दादाजी म्यू की बात सुनिए। इस बार तुम निकल तो गए, लेकिन घाटी के मालिक और तुम्हारे पिता को इसकी चिंता है। अगर तुम वापस नहीं गए तो वे जल्दी मर जाएंगे। चलो पहले वापस चलते हैं। कियान मो ने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। ओह, बूढ़े आदमी ने आह भरी और चुपके से कहा कि उस लड़की को जन्म से ही हर तरह से प्यार मिला है। उसने कभी अपना परिवार नहीं छोड़ा, दुनिया के मामलों से अनजान है, उसका दिल अच्छा है और जानती है कि यह दुनिया बुरी है। ना ही जियाओ को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए मिस डीन इतनी परेशान हो गई और अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दिया। कोई बात नहीं, वह बच्चा वैसे भी मर चुका है, उसके बारे में सोचना बेकार है। चलो चलते हैं। बूढ़े आदमी ने कियान मो को उठाया और गंभीरता से कहा, मिस, हम कह सकते हैं तुम्हें फिर से मेरी पलकों के नीचे से निकल जाना होगा। घाटी के मालिक को मेरा गला घोंटकर मारना होगा। तुम बात मानो, मुसीबत मत खड़ी करो। कियान मो चुप रहा, उसका पतला शरीर थोड़ा बेचारा लग रहा था। आह, बूढ़े आदमी ने फिर आह भरी। दोनों पोक्सुआन सिटी से चले गए। पोजुआनचेंग सिटी गेट के बाहर जियाओयी ने 3 सीधे सादे किरदारों को देखा, मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की के साथ आया। लड़की ने त्सिंग यी के कपड़े पहने थे और वह कम उम्र में ही बड़ी हो गई थी। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि बड़ी होकर वह बहुत खूबसूरत होगी। हालांकि किसी वजह से उस समय लड़की का चेहरा पीला था, उसकी आंखें भटक रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दुख के बारे में सोच रही है। जाने से पहले लड़की मुड़ी और सिटी गेट पर 3 सीधे सादे किरदारों को देखा, दुखी होकर मुस्कुराई और चली गई। जियाओ यी के पोक्सुआन सिटी छोड़ने के बाद वह तुरंत स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर भागा। बेशक वैसे उसने बहुत सारे काम भी किए जो सभी रास्ते में आसानी से पूरे हो सकते थे। पोक्सुआन सिटी से 100 मील दूर एक सुनसान जंगल में शियाओ यी पेड़ पर खड़ा था, अपनी आंखों के नीचे देखा और खुद से बुदबुदाया, यह डुलोंग माउंटेन बैंडिट ग्रुप का पुराना अड्डा है। टस्क, यह सच में सैकड़ों लोगों वाला एक बड़ा बैंडिट ग्रुप है और हेड अभी भी नॉनेक मार्शल आर्टिस्ट है। इनेक दायरे में भी कई लोग हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतने सारे डेमन हंटर्स उनकी मदद नहीं कर पाते और उनके हाथों मर भी जाते हैं। चैप्टर 79 फायर कंपनी। डुलोंग माउंटेन थीफ ग्रुप पोक्सुआन सिटी के बाहर सबसे बदनाम डाकुओं का ग्रुप है।
मारना और सामान लूटना, सब कुछ करना, पैसे मांगना और जान भी मांगना। हालांकि उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। भले ही आम बड़े कारवां का उनसे सामना हो जाए, उन्हें जिंदा रहने के लिए सरेंडर करना पड़ता है और सामान पहुंचाना पड़ता है। इसलिए ओक्सुआन सिटी के कई व्यापारी और कुछ परिवार उनसे बहुत नफरत करते थे। व्यापारी और परिवार एक बार एकजुट हुए और हंटिंग डेमन पैलेस में लगातार 2 बार ऊंची कीमतों पर इनाम दिए, लेकिन वे सभी फेल हो गए। पहली बार मिशन पो जुआनचेंग में एक जानी मानी डेमन हंटिंग टीम थी। लीडर एक 9 लेयर वाला मार्शल आर्टिस्ट था जिसमें दर्जनों डेमन हंटर थे। लेकिन जब उन्हें साफ करके खत्म कर दिया गया तो उनका अंत हो गया और यहां तक कि 90 लेयर वाले कैप्टन भी बच नहीं सके। दूसरी बार इनाम बढ़ा दिया गया और पॉक्सुआन शहर की सबसे मजबूत 3 डेमन हंटिंग टीमों ने उसी समय कब्जा कर लिया। 3 जन्मजात नौटियर वाले योद्धा और लगभग 100 डेमन हंटर्स ने मिलकर काम किया। लेकिन डुलोंग माउंटेन थीव्स ग्रुप ने पहाड़ों और जंगलों के फायदों पर भरोसा किया और हर जगह छिप गया। बस इन 3 डेमन हंटिंग टीमों को बिना कामयाबी के लौटने दिया। उसके बाद 3 डेमन हंटिंग टीमें बिना मन के दूसरे काम लेने चली गईं। बिखरने के बाद उन पर बार बार जवाबी हमला हुआ, जिससे भारी नुकसान हुआ। अब तक उनके हाथों 1000 से ज्यादा डेमन हंटर्स मारे जा चुके हैं। शहर के व्यापारी भी बेबस थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि कुछ डेमन हंटर्स को काम पर रखा था। उन्होंने बहुत ज्यादा डेमन हंटर्स को काम पर रखा और वे सांपों को डराने लगे। वे पहाड़ों और पुराने जंगलों में छिप गए और कोई उनकी मदद नहीं कर सका। जब तक डोंगजुआन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट खुद एक्शन नहीं लेता, उन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन पोक्सुआन शहर में कुछ ही गुफा वाले इलाके थे और वह अभी भी एक बड़े परिवार का मुखिया था। इनाम की वजह से उनके लिए अपनी पहचान छोड़ना और डाकुओं के ग्रुप से निपटने के लिए गहरे पहाड़ों और जंगलों में जाना स्वाभाविक रूप से नामुमकिन था। समय के साथ जहरीले ड्रैगन पहाड़ चोरों का ग्रुप अभी भी जमा हुआ था और इस काम को करने के लिए कोई डेमन हंटर नहीं था। जब जियाओ यी ने डेमन हंटिंग पैलेस में यह काम देखा तो उसने इसे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आखिरकार यह रास्ते में था और यह लेवल 4 का काम था जिसमें पूरे 30 पॉइंट थे। हंटिंग डेमन पैलेस के मिशन आमतौर पर उनकी मुश्किल के हिसाब से ग्रेड किए जाते हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन बेस से भी मेल खाता है। पहले लेवल के काम मॉर्टल मार्शल आर्टिस्ट आसानी से पूरे कर सकते हैं। लेवल 3 के मिशन कम से कम एक इनेट रेन मार्शल आर्टिस्ट की लीडरशिप या एक्शन से पूरे किए जा सकते हैं। लेवल 4 के कामों को पूरा करने के लिए आमतौर पर डोंगक्सुआन दायरे के योद्धाओं या कई जियांटियन दायरे के योद्धाओं को एक साथ काम करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि डुलोंग माउंटेन थीव्स ग्रुप से निपटना लेवल 4 के मिशन के तौर पर लिस्टेड है। घर के करीब शियाओ यी की काबिलियत से जब तक वह इन डाकुओं के अड्डे में घुसा, किसी को उसका पता नहीं चला। वह बस पेड़ पर खड़ा रहा और डाकुओं को शराब पीते और मजे करते देखता रहा। कुछ और वोट बड़े भाई को भाइयों को आराम करने ले जाने दो, एक डाकू ने मीट खाते और वाइन पीते हुए खुशी से कहा। सक इतने लंबे समय तक पहाड़ों और जंगलों में रहने के बाद मैं सच में पॉक्सुआनचेंग वापस जाकर हालात देखना चाहता हूँ। छोड़ो उन प्रोस्टिट्यूट के बारे में, तुम क्या सोच रही हो? मुझे पता है कुछ दिनों में कारवां गुजरेंगे और लगता है बहुत सारी औरतें होंगी। डाकुओं ने शराब पी और गंदी बातें की। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके सामने से गुजरा। उस अधेड़ उम्र के आदमी के बाएं चेहरे पर एक निशान था और उसका चेहरा बहुत खूंखार था। वह डाकुओं के इस गैंग का लीडर डुलोंग था। बड़े भाई। डाकुओं ने सलाम किया। ज्यादा आराम मत करो, जहरीले ड्रैगन ने गहरी आवाज में कहा। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले पागल खून वाले रहस्यमय राजा का गुफा वाला घर खोजा गया था। कई डेमन हंटर्स को उसमें खजाने मिले हैं और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन उनमें कोई कीड़ा नहीं है। चिंता मत करो बड़े भाई, वे डेमन हंटर्स और कारवां गार्ड हमारी नजर में बस मोटी भेड़ें हैं। बस उन्हें एक ही चाकू से मार डालो और खजाना छीन लो, डाकुओं ने गुस्से से कहा। डुलोंग बस उसे कुछ शब्द डांटना चाहता था। अचानक उसके कान हिले, वह अचानक मुड़ा और पास के एक बड़े पेड़ पर गुस्से से चिल्लाया, कौन? पेड़ पर जियाओ यी नीचे कूद गया। जैसा कि एक जहरीले ड्रैगन से उम्मीद थी, कुछ काबिलियत जियाओ यी ने हल्के से कहा। हाँ, डुलोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जियाओ यी को ठंडेपन से घूरते हुए, एक जवान आदमी जिसके पास चुपचाप यहां घुसने की काबिलियत है, तुम बुरे नहीं हो। भूत का मास्क पूरा ढकने वाला मास्क नहीं है, यह सिर्फ आंखों के नीचे के हिस्से को ढकता है। आंखें और उनके ऊपर के हिस्से ढके नहीं होते। टोपी जैसा पूरा चेहरा ढकने वाला मास्क, जिसमें आंखों को छोड़कर पूरा चेहरा ढका होता है। इससे योद्धा की आंखों का कोना ढक जाएगा, जिससे योद्धा के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, जो लड़ाई के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके उलट यह आधा ढका हुआ टाइप है, जो योद्धा की लड़ाई पर असर डाले बिना दिखावट को ढक सकता है, जो ज्यादा आसान है। तो यानलॉन कॉन्टिनेंट पर ज्यादातर आधे ढके हुए मास्क होते हैं, जैसे भूतिया मास्क होते हैं। डुलोंग ने जियाओ यी की साफ आंखों और बाइजे की नाजुक भौहों को देखा और वह लगभग यह नतीजा निकाल सकता था कि जियाओ यी बूढ़ा नहीं था। जियाओ यी की आवाज दोबारा सुनकर यह पहले से ही पक्का था कि जियाओ यी एक टीनेजर था। बेशक उसे यह भी अजीब लगा कि एक टीनेजर ने उसके इलाके में घुसने की हिम्मत की।
तुम कौन हो? डुलोंग ने ध्यान से पूछा। पोक्सुआन सिटी में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पोजुआन सिटी में गुफा के बाहर वालों के अलावा 10 से ज्यादा लोग नहीं थे जो उसके इलाके में घुसने की काबिलियत रखते थे। लेकिन इन लोगों में कोई टीनेजर बिल्कुल नहीं है। तुम जहरीले ड्रैगन हो? जियाओ यी ने जवाब नहीं दिया बल्कि पूछा। डुलोंग ने भौहें चढ़ाई। जानबूझकर पूछ रहा हूं, तुम क्या करना चाहते हो? जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैं बस साफ साफ पूछना चाहता हूं ताकि गलत इंसान को न मार दूं। डुलोंग का चेहरा ठंडा हो गया। तुम एक डेमन हंटर हो? डेमन हंटर? आसपास के डाकुओं के चेहरे पर भी ठंडा भाव था और फिर उन्होंने मजाक में देखा, यह एक और मरने वाला है। हे, मुझे नहीं पता कि इन सालों में हमारे हाथों कितने डेमन हंटर मारे गए। इस बार पॉक्सुआनचेन परिवार ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। एक बच्चा जो बड़ा नहीं होता, उसने भी हमें परेशान करने की हिम्मत की। डाकू हंसे। जाहिर है जियाओ यी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मुझे दे दो, डुलोंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। एक दर्जन डाकू आगे बढ़े और उसके हाथ में चमकीली तलवार जियाओ यी से कह रही थी, बच्चे, विरोध न करना ही अच्छा है, नहीं तो यह तुम्हें मार डालेगा। हम जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने कोई हलचल नहीं देखी, लेकिन दर्जनों डाकुओं ने अचानक आग लगा दी। धमाका, आग भड़क गई और दर्जनों डाकू बिना कुछ सोचे समझे बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। उन्हें पता था कि वे जिंदा हैं या मरेंगे। डुलोंग ने मजाक उड़ाया, लड़के, यह मत सोचो कि तुम कुछ काबिलियत के साथ मेरे पास जंगली दौड़ने आ सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जो आसमान और धरती की ऊंचाई नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि मैं एक साल में कितने लोगों को मारता हूं। आखिरकार जहरीले अजगर ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, इस बदबूदार लड़के को मधुमक्खी के छत्ते में भेज दो। हुश हुश। घने जंगल में 100 से ज्यादा तीरंदाजों ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद और भी तीरंदाज दिखाई दिए। गिनती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 500 से ज्यादा तीरंदाज थे। शियाओ यी ने मुंह बनाया और दूसरे डाकुओं की तरफ देखा। इस समय घेराबंदी में यहां सैकड़ों से कम लोग नहीं आ रहे थे। शियाओ यी थोड़ा चौंका। पता चला कि हजारों डाकू हैं, सैकड़ों अफवाहें नहीं। अकेले बाहरी पहरे पर सैकड़ों तीरंदाज हैं। कोई हैरानी नहीं कि दूसरे डेमन हंटर्स ने कई बार तुम्हारा शिकार किया है। घेराबंदी और दमन का पैमाना तुम्हें पहले ही पता चल गया था और तुम छिप गए थे। और तुम्हारी संख्या के फायदे के सामने छोटी सी डेमन हंटिंग टीम बस मरने वाली है। हम डुलोंग ने मजाक उड़ाया। लड़के, अब घुटने टेक कर रहम की भीख मांग, शायद मैं तुम्हारी मौत आसान कर सकूं। दया की दुआ करूं, शियाओ यी ने बिना डरे कहा। डुलोंग, क्या तुमने कभी बर्निंग कंपनी के बारे में सुना है? हाँ, डुलोंग हैरान रह गया। उसने तुरंत रिएक्ट किया और चिल्लाया, तीर गिराओ और इस बच्चे को मार डालो। जैसे ही उसके शब्द निकले, अनगिनत तीर तेजी से जियाओ यी पर बरस पड़े। लेकिन उसी समय जियाओ यी ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और आसमान से आग की लपटें निकली जो घने जंगल में तीरंदाजों को अपनी चपेट में ले रही थीं। लगभग एक पल में पूरा घना जंगल आग के समंदर में बदल गया। हरे वुहन की फायर कंट्रोल करने की काबिलियत और उसकी अपनी बढ़ती असली एनर्जी मिलकर बहुत ज्यादा आग छोड़ने के लिए काफी थी। इस समय कई शॉट दागे गए। घने तीर जियाओ यी के पास भी नहीं पहुंचे थे। वे पहले ही आग और धमाकों में घिर चुके थे। भले ही कुछ तीर आग से गुजर सकते हों, वे जियाओ यी के ट्रू क्यूरी कोट पर लगने पर बेकार हो जाएंगे। मासूम कोट। जहरीला ड्रैगन चौंक गया। छोटी सी उम्र में ही इसने मासूम कोट को गाढ़ा कर दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता। साथ ही जब उसने आग के समंदर में तीरंदाजों की भारी मौत देखी तो उसकी आंखों में मारने का इरादा और तेज हो गया। जो तीरंदाज आसमान तक हैं, वे जानलेवा मार्शल आर्टिस्ट हैं। जियाओ यी के आग के समंदर में वे सिर्फ एक कील के लिए हैं। इस बच्चे को मेरे लिए पकड़ो, मैं चाहता हूं कि इसे ऐंठन से छुटकारा मिले। जहरीला ड्रैगन चिल्लाया और उसके पीछे के 5 योद्धाओं ने तुरंत हमला कर दिया। 2 जन्मजात 6 गुना, 3 जन्मजात 4 गुना। तुम्हारे हाथ में अभी भी इतने मजबूत आदमी हैं, कोई हैरानी नहीं कि इतने सालों से कोई भी डेमन हंटिंग टीम तुम्हें नहीं जीत पाई। जियाओ यी का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा और उसके चेहरे पर एक आग जम गई। के हाथ डॉट चैप्टर 80 ड्रैगन को मार डालो। जियाओ यी की नजर से इन 5 योद्धाओं का कल्टीवेशन लेवल एक नजर में देखना स्वाभाविक है। 2 जन्मजात 6 गुना, 3 जन्मजात 4 गुना। उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं उठाई। उसके हाथ में आग की लपटें पूरी तरह से भड़की हुई थीं। लेकिन दूसरी तरफ डुलोंग ड्रैगन की नजर खराब नहीं थी। वह एक नजर में जियाओ यी के हाथ में आग की ताकत देख सकता था। तुरंत गोली चलाई और चिल्लाया, वापस जाओ, वह बच्चा कम से कम 8 गुना जन्मजात है। वह अपने साथियों को पीछे हटने देना चाहता था, लेकिन आखिरकार वह धीमा था। जियाओ यी ने पहले ही अपनी पूरी ताकत से वार किया था। धधकती आग ने 5 लोगों को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। एक धमाके के साथ 3 जन्मजात 4 लोग सेकंडों में मारे गए और 2 जन्मजात छठे भी एक पल में बुरी तरह घायल हो गए, खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़े। बेवकूफ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, डुलोंग गुस्से में था। वे 5 जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उसके सबसे ताकतवर आदमी थे। 3 एक ही सेकंड में मारे गए और बाकी 2 आधे मरे हुए थे। डुलोंग माउंटेन थीफ ग्रुप के लिए यह एक गंभीर चोट के बराबर था। लेकिन आखिर में उसने खुद जियाओ यी को कम आका।
उसकी राय में यह एक जवान आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। चाहे वह कितना भी टैलेंटेड हो, उसमें लगभग 3 या 4 जन्मजात ताकत होगी और उसके मातहत उसे काबू करने के लिए काफी थे। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यी इतना ताकतवर होगा, और उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसने अपने आदमियों को बुरी तरह घायल कर दिया था। इस समय वह एक बहुत बड़े काले अजगर में बदल गया था और उसने अपनी पूरी ताकत से जियाओ यी पर हमला कर दिया। एक चाल के साथ जियाओ यी आसानी से बच निकला और हल्के से कहा, यह 7 धारियों वाला एक काला अजगर निकला है। छोटे जहरीले सांप ने इसे जहरीला ड्रैगन कहने की हिम्मत की। 7 धारियों वाला काला अजगर मार्शल सोल, पीले रंग का जानवर मार्शल सोल आकार में बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। सांप पर 7 काली धारियां हैं, जो बहुत जहरीला है। जब मौत पास आ रही हो तो मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता, डुलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही आवाज निकली, चारों ओर काला धुआं उठ गया। काला धुआं बहुत तेजी से फैलता है और एक पल में यह सैकड़ों मीटर के दायरे को कवर कर लेगा। काली धारी वाली जहरीली धुंध। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और तुरंत सावधान हो गया। काली धुंध ने नजारा ढक लिया, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अंधेरी रात में हों। जहरीले ड्रैगन का आकार गायब हो गया था और जियाओ यी कई मीटर दूर की स्थिति भी नहीं देख पा रहा था। क्या बात है, इतने कम समय में जहरीले कोहरे को इतना फैलाना नामुमकिन है। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। काली धारी वाली जहरीली धुंध जहरीली और खराब करने वाली होती है, जिससे उसका गुस्सा दिलाने वाला कोट फटने लगता है। हा 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 हा। इसी समय अंधेरे में जहरीले ड्रैगन की जोर से हंसी आई। यार, यह मेरी जगह है, मैं कैसे पीछे नहीं हट सकता। मैंने पहले से ही अपनी जहरीली धुंध एक जेड बोतल में पैक करके चारों ओर छिपा दी है। जब तक मैं अपनी असली एनर्जी एक्टिवेट करता हूं, ये जेड बोतलें तुरंत फट सकती हैं। कुछ ही सेकंड में यह जगह बहुत जहरीली जगह बन सकती है। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं मैं छोटा वाइपर हूं या जहरीला ड्रैगन। मेरा काली धारी वाला जहरीला कोहरा इनेट लेवल 5 के नीचे आधे घंटे के अंदर इसे झेल नहीं पाएगा और यह जानलेवा जहरीला होगा। इनेट लेवल 8 के नीचे चक्कर आएगा और ताकत कम हो जाएगी और आखिर में यह बस मेरी तलवार बन जाएगी। बस। शियाओ यी ने चालाकी से गाली दी, लेकिन वह डरा नहीं। अब उसकी ताकत सिर्फ ट्रू क्यूई पर निर्भर है। पहले से ही 6 इनेट कॉम्बैट पावर है। शेंगलों का इस्तेमाल करने के बाद यह इनेट 8 से कम नहीं है। अगर मार्शल आर्ट को जोड़ दिया जाए तो जहरीले ड्रैगन को हराना मुश्किल नहीं है। आखिरकार अगर मार्शल आर्ट्स पास नहीं है तो मार्शल स्किल्स वाली पार्टी को जरूर फायदा होगा, और अगर मार्शल आर्ट्स मजबूत हैं तो साथी प्रैक्टिशनर भी स्पाइक हासिल कर सकते हैं। जहां तक फ्लेम ग्लव्स की बात है, उन्हें एक आम जियांटियन 9 लेयर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस जहरीले ड्रैगन की ताकत से वह असल में अपने हाथों की प्रैक्टिस कर सकता है। इस समय डुलोंग की गुस्से वाली आवाज फिर से आई। लड़के, मैं तुम्हें आसानी से मारना चाहता था, लेकिन तुमने असल में मेरे इलाके को इतना खराब कर दिया कि बर्दाश्त के बाहर हो गया और मेरे कई काबिल आदमियों को भी मार डाला। अगर तुमने खुद को बुरी तरह मरने नहीं दिया तो मेरी नफरत दूर करना मुश्किल होगा। जब तुम्हारा गुस्सा दिलाने वाला चोगा टूटेगा और जहरीला कोहरा बढ़ेगा तो तुम्हें अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें एक चाकू से क्यों नहीं मारा। हा 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 हा। जहरीले कोहरे में जहरीला ड्रैगन जियाओ यी से दसियों मीटर दूर छिप गया और जोर जोर से हंसने लगा। वह चाहता था कि शियाओ यी निराशा में मर जाए और तभी वह अपने गुस्से को थोड़ा दबा सकता था। लेकिन अगले ही सेकंड आग की एक डरावनी धार अचानक उसके पीछे से निकली। उसी समय उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे भूतों की आवाज हो और खाई की बर्फ की तरह, जिससे लोग कांप उठे। आग 100 तलवारों को खा जाती है। एक धमाके के साथ आग की धार सीधे उसकी पीठ पर जबरदस्त धमाका हुआ और फिर पूरा इंसान कई मीटर दूर उड़ गया। पफ। जब वह मजबूती से खड़ा हुआ तो उसने मुंह भर खून थूका, अपनी पीठ का दर्द सहा और अपने पीछे अपनी असली जगह को हैरानी से देखा। यह कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कब शुरू करूं। जियाओ यी असल में अपनी असली जगह पर खड़ा हो गया है। अभी अभी उसे एक ही हरकत से जोरदार चोट लगी है। मेरी काली धारी वाली जहरीली धुंध तुम्हें अंधा कर देगी, और जब यह काली धुंध इतने बड़े एरिया को कवर कर रही है तो तुम मुझे कैसे ढूंढ सकते हो? डुलों के चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बात करते हो? जियाओ यी ने ठंडेपन से कहा। तुमने मुझे ढूंढने के लिए मेरी आवाज ढूंढी? डुलोंग चौंक गया और बोला, नामुमकिन, यह काला कोहरा मेरे कंट्रोल में है। मैं तुम्हारी हर हरकत का पता लगा सकता हूँ। तुम चुपचाप मेरे पीछे नहीं आ सकते, इससे मुझे ज्यादा दर्द होता है। इस समय डुलोंग को कुछ सूझा। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह चौंककर बोला, क्या तुम सिर्फ एक डेमन हंटर नहीं हो या एक किलर जो छिपने में माहिर है? नहीं, नामुमकिन। डुलोंग ने फिर से अपने विचार बदल दिए। मैंने और भी किलर देखे हैं। तुम्हारे जैसी शानदार छिपने की काबिलियत होना नामुमकिन है। ओजुआन शहर के परिवारों और व्यापारियों ने डेमन हंटिंग पैलेस में इनाम देने के अलावा जहरीले ड्रैगन को मारने के लिए कई किलर को भी बुलाया, लेकिन बिना किसी अपवाद के ये किलर जहरीले ड्रैगन के हाथों मारे गए। इसलिए डुलोंग किलर को जानता है और उससे डरता नहीं है। लेकिन अब उसके सामने खड़ा है जियाओ यी, किलर का राजा जो कभी धरती पार कर चुका था। जियाओ यी की नजर में इस दुनिया में किलर के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है।
पहले की तरह यांग फू में भी एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह सीखने के अलावा हत्या करने की स्किल्स, छिपने की स्किल्स वगैरह को बुरा ही कहा जा सकता है। दोनों के बीच का अंतर बहुत अलग है। सिर्फ काला कोहरा न सिर्फ उसे रोक नहीं पाया, बल्कि उसके कोट को बेहतर ढंग से ढकने में मदद की और जहरीले ड्रैगन के पास जाना आसान हो गया। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। डुलोंग, अगर तुम्हारे पास बस यही काबिलियत है तो तुम मर सकते हो। लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करो। डुलोंग गुस्से में था। लड़के, तुमने मुझे मजबूर किया। इंतजार करो कि मैं तुम्हारी खाल और मांस काट दूं और देखो कि क्या तुम अब भी इतने घमंडी हो सकते हो। जैसे ही आवाज गिरी, जहरीले ड्रैगन का रूप फिर से गायब हो गया। सिश, अचानक तलवार की आवाज आई। एक फुफकार की आवाज के साथ जियाओ यी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसके हाथ पर पहले से ही खून का धब्बा था, खून बह रहा था। यह हवा है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, जैसे हवा के किसी झोंके ने उसे खरोंच दिया हो। हुश हुश। एक पल में जियाओ यी पर फिर से खून के कुछ और धब्बे लग गए। नहीं, यह एक तलवार है। यह एक अजीब हमला है, हवा जितना हल्का और बहुत तेज। जियाओ यी अचानक चौंक गया। जियाओ यी ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डुलोंग के पास इतना बड़ा होल कार्ड होगा, और ऐसा लग रहा था कि वह इसे छिपा नहीं सकता। इस समय एक और तलवार का नारा लगा। हालांकि यह जियाओ यी को चोट नहीं पहुंचा सका, क्योंकि इस समय जियाओ यी के शरीर पर असल में बैंगनी रंग की सूजन का बादल था। जी यान सब कुछ जला सकता था, यहां तक कि तैरती हुई काली धुंध भी तुरंत जल गई। जी यान के सामने घनी काली धारी वाली जहरीली धुंध का कोई विरोध नहीं था। हवा में चटकने की आवाज आई और एक पल में कई 100 मीटर के दायरे में फैली काली धुंध जलकर खत्म हो गई। इसी समय डुलोंग की आकृति दिखाई दी, जिसके शरीर पर तलवार थी और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। मेरी काली धारी वाली जहरीली धुंध को क्या जला सकता है? शियाओ यी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक आग खाने वाले पर गोली चला दी। बस यह आग खाने वाला 100 ब्लेड बैंगनी सूजन से बना है। डुलोंग चौंक गया और उसने विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई। यह जन्मजात के 9 गुना साधना आधार के लायक है। एक तलवार आग और 100 ब्लेड को कुचल देगी। हालांकि आग खाने वाले 100 ब्लेड के कुचल जाने के बाद जी यान गायब नहीं हुआ, उसकी तलवार और शरीर पर छींटे पड़े। फुफकार। एमेथिस्ट स्पिरिट की लौ तब तक गायब नहीं होगी जब तक चीज जल न जाए। कुछ ही सेकंड में पूरी तलवार और उसका मूठ जलकर राख हो गया और फिर जियान गायब हो गया। जहरीले ड्रैगन के शरीर पर बैंगनी सूजन ने भी जहरीले ड्रैगन को तेजी से जला दिया। इसे बुझाया नहीं जा सकता था, दबाया नहीं जा सकता था या हटाया नहीं जा सकता था। यह बहुत अजीब और बहुत शक्तिशाली था। जहरीले ड्रैगन ने तलवार की राख को देखा और फिर उस बैंगनी सूजन को जिसने उसे इतनी बुरी तरह जला दिया था। उसका चेहरा घबरा गया था। पी लो, जहरीले ड्रैगन में असली एनर्जी थी और यह जी यान को खत्म करने लायक था। जी यान जियाओ यी की जेनकी से गाढ़ा हो गया था और स्वाभाविक रूप से जहरीले ड्रैगन की जेनकी से संतुलित हो गया था। लड़के, तुम कौन हो? डुलोंग ने डर से जियाओ यी को देखा। इस समय उसे नहीं लगा कि वह जियाओ यी से जीत पाएगा। याद रखना, मैं एक डेमन हंटर हूं, यी जियाओ। हुआंग क्वान के नीचे मत आना। कोई नहीं जानता कि कौन मरा। जियाओ यी के कहने के बाद दर्जनों आग काटने वाले 100 ब्लेड उस पर दागे गए। उसी समय सब कुछ बैंगनी सूजन से भर गया। जहरीले ड्रैगन ने बुरी तरह लड़ाई की, विरोध करने के लिए हाथ हिलाया और आग की सभी धारों को रोक दिया। हालांकि टूटी हुई बैंगनी लौ फिर भी उस पर पड़ रही थी। दर्जनों लपटें टूटने के बाद जी यान ने एक पल में उसकी आकृति को निगल लिया।